हाय शिवरिंग स्टार्स, क्या हाल चाल मेरे चमकते सितारे। तो बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन वन शॉट। तो बेटा जी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी भी किस तरीके से आपको अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को टिप्स पर रखना है, रिएक्शंस को टिप्स पर रखना है और याद करना है। तो रिविजन के लिए ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाली है, स्पेशली उन बच्चों को जिनको रिएक्शंस ना बार बार याद करनी पड़ती है, जिनको बार बार कॉपी को ओपन करना पड़ता है ये देखने के लिए भी यार क्या रिएजेंट लेना था, कैसे इस रिएक्शन को परफॉर्म करवाना है, किसकी प्रेजेंस में करवाना है, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा क्या वो मेजर होगा या माइनर होगा। तो ऐसे छोटे छोटे सवालों का जवाब आज की इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बेटा जी आपके पास है ये चैप्टर्स हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल्स। तो अगर मैं आपको बोलती हूँ इन सभी चैप्टर्स को बेटा हम गो थ्रू करते हैं तो एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर आपका मैं कहूंगी मैक्सिमम वेटेज का होता है और यहां से 8 मार्क्स का बेटा सीधा सीधा आपके सीबीएसई ठीक है बोर्ड में पूछा जाता है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम सीबीएसई यानी कि बाकी बोर्ड्स के लिए क्या ये वीडियो नहीं है सफिशिएंट? दिस इज सफिशिएंट फॉर ऑल दी बोर्ड्स दैट आर फॉलोइंग एनसीईआरटी। बेटा अगर आपका बोर्ड एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। साथ ही साथ ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल है जो नीट, जेईई और सीयूईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं। बेटा इस तरीके से मैंने आज आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करवानी है भी आप इसके बाद कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज करोगे ना तो इससे बेहतरीन तरीका तुम्हें नहीं मिलने वाला है। सारी रिएक्शंस भी याद हो जाएंगी, सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे और तुम्हें ये भी याद रहेगा भी मुझे इस रिएजेंट का इस्तेमाल करना है, इस समय पर ये रिएक्शन करवानी है। मेजरली आज का सेशन आपको कन्वर्जन क्वेश्चंस को करने में भी बहुत मदद करने वाला है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आपको 8 मार्क्स का मिलेगा, लेकिन बाकी सभी चैप्टर्स अगर आप देखते हो तो 6 मार्क्स ईच है, जबकि बायोमोलिक्यूल 6 to 7 मार्क्स का रहता है। तो ये हमारे पास क्या रहेगी जी, वेटेज रहेगी आपकी इस चैप्टर्स की। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स अगेन स्पीकिंग एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड होल्ड कर रहा है कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो अब मैं कैसे किस तरीके से आपको पढ़ाने जा रही हूं, सबसे पहले बेटा जितने चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स के अंदर जितने मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हम सभी उनको कवर करेंगे। उसके बाद बच्चे मैं फिजिकल प्रॉपर्टी कवर कराऊंगी, उसके बाद बेटा सभी की केमिकल प्रॉपर्टी कवर अप करेंगे एंड बायोमोलिक्यूल्स आ जाएगा। तो ये हमारा एक पैटर्न रहने वाला है। सबसे पहली बात हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हेलो एल्केन्स चैप्टर से, यानी कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर चैप्टर नंबर 1। ये जो हम चीज पढ़ने जा रहे हैं बेटा ये आपका चैप्टर नंबर मैं कहूंगी 1 है विद रिगार्ड टू योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिगार्ड में भाई पहला चैप्टर आता है आपका और इस पहले चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हेलो एल्केन्स का। ठीक है, अब देखिए कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आप सभी को बोलूंगी, भी आप सब मेरे साथ समझते हुए चलेंगे तो बहुत आसानी आप लोगों को भी फील होगी। बेटा हेलो का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा मैम। हेलो का मतलब होता है हेलोजन, हेलो का मतलब होता है हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। और एल्केन्स का मतलब क्या होते हैं, आपके हाइड्रोकार्बन जो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझाया गया है भी हाइड्रोकार्बन के जो डेरिवेटिव्स हैं वो हेलो एल्केन्स है, मतलब हेलो एल्केन्स को तुमने हाइड्रोकार्बन से ऑब्टेन किया है। ठीक है, तो अगर तुम किसी भी हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन हटा करके एक हेलोजन ग्रुप लगा दोगे तो हेलो एल्केन पा जाओगे। मतलब तुम्हारे कंपाउंड के अंदर अगर कोई हेलोजन एटम प्रेजेंट है तो वो उस कंपाउंड को हेलो एल्केन की कैटेगरी में फॉल करवाता है। अब हेलो एल्केन को बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से सबसे पहला मेथड आता है फ्रॉम अल्कोहल। सबसे पहला मेथड आता है अल्कोहल, और अल्कोहल के अंदर सब कैटेगरीज बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारी सब कैटेगरी आती है फ्रॉम हाइड्रोजन हेलाइड। क्या आती है सबसे पहली कैटेगरी मैम? सबसे पहली कैटेगरी हमारी आती है हाइड्रोजन हेलाइड, जिसको बेटा HX बोलते हैं। हाइड्रोजन H, हेलाइड हेलोजन यानी कि X हो जाएगा। सेकंड हमारे पास आती है फास्फोरस हेलाइड। फास्फोरस हेलाइड में हमारे पास आता है PX3 और हमारे पास आता है PX5 का केस। एंड देन हमारे पास आता है थायोनाइल क्लोराइड, बाय थायोनाइल क्लोराइड जिसको हम SOCl2 कहते हैं। और मैं ये कहूंगी ये जो थायोनाइल क्लोराइड वाली तुम्हारी यार रिएक्शन है ना, इसको स्टार लगा लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं मैम, दैट इज बाय हाइड्रोजन हेलाइड। हाइड्रोजन हेलाइड की मदद से कैसे ऑब्टेन कर सकते हो, तो बेटा मैंने बोला अल्कोहल लेना है। अब अल्कोहल में अगर आप 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल लेते हो, HX के साथ रिएक्शन कराते हो तो आपको ZnCl2 एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेना होगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, पानी को रिमूव करवाता है। DE का मतलब रिमूवल, है ना। यहाँ से पानी रिमूव हो रहा है जिसको मैंने हाईलाइट दिखा दिया, वाटर का रिमूवल हो रहा है तो तुम्हें क्या मिल रहा है, R और X, RX मिल रहा है, हेलो एल्केन मिल रहा है। ठीक है, अब बेटा एक चीज का ध्यान रखना, ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है बेटा? ल्यूकास रिएजेंट होता है HCl प्लस ZnCl2 का कॉम्बिनेशन। क्या होता है? HCl प्लस ZnCl2 का कॉम्बिनेशन जो होता है वो ल्यूकास रिएजेंट कहलाता है हमारा। ठीक है, यहाँ से हम एक तरह से ल्यूकास टेस्ट के बारे में भी समझते हैं। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट बेटा, आपके पास आता है 3 डिग्री अल्कोहल। बेटा हमेशा ध्यान रखना जब भी बेटा आप प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल ले रहे हो, 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल ले रहे हो तो आपको HX प्लस ZnCl2 लेना पड़ेगा। पर 3 डिग्री के केस में ZnCl2 की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा आप HX के साथ हीट भी करोगे, यहाँ लिखा भी गया है, तो आपको RX मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ बच्चा क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मैम यहाँ से वाटर को रिमूव करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। तो सबसे पहला मेथड बाय हाइड्रोजन हेलाइड, आई होप सो सभी बच्चों को क्लियर होगा। इसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट मेथड आता है दैट कम्स आउट टू बी PCl3 का केस और PCl5 का केस, जो कि मैंने बोला PX3 होगा या PX5 का केस हम लेने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर बेटा मैं केस लेने वाली हूं सबसे पहले PX5 का, तो यहाँ पे आप सभी के लिए एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक बताने जा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। शॉर्ट ट्रिक सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। अगर आपके पास अल्कोहल है, अल्कोहल को ऐसे लिख लो
PCl5 है तो PCl5 को ऐसे ओपन करके लिखो, PCl3 Cl और Cl। बेटा ये बॉन्ड्स ब्रेक कर दो, क्या बनेगा यहाँ से मैम RCl बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा यहाँ से POCl3 बनेगा, और क्या बनेगा बेटा HCl बनेगा। तो आई होप सो ये मेथड सभी को क्लियर हो गई होगी। यस एवरीवन, ओके बेटा अगली मेथड हमारे पास आती है PCl3 के साथ। PCl3 के साथ जब आप ये केस करते हो तो आपको 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स लेने हैं, ठीक है। और बेटा इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है, PCl3 के साथ करानी है। बेटा यहां से क्या होता है, ये 3 RCl निकल जाते हैं, क्या निकल जाते हैं, 3 RCl निकल जाते हैं, और H3PO3 आपको प्रोडक्ट यहां पर देखने को मिलता है इस तरीके से। तो 3 आपको मॉलिक्यूल्स लेने होंगे जी अल्कोहल के। बेटा नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास जो आती है दैट कम्स आउट टू बी बाय थायोनाइल क्लोराइड, जिसको SOCl2 कहते हैं। ये प्रेफर्ड मेथड होता है। अगर सभी मेथड में से मैं बोलूं एक मेथड बताओ बेटा जिससे तुम अल्कोहल से हेलो एल्केन बना सकते हो, तो तुम थायोनाइल क्लोराइड वाली रिएक्शन करवाओगे। बेटा ये प्रेफरेबल मेथड क्यों होता है, क्योंकि यहां पर देखो सीधी सी बात है, आपको RCl SO2 और HCl मिलता है। SO2 इज आल्सो गैस एंड HCl इज आल्सो गैस, ठीक है। ये दोनों गैसेस क्या करती है, एयर में एस्केप कर जाती है, जिसके कारण हमें यहां से प्योर RCl की प्रोडक्शन मिलती है, प्योर हेलो एल्केन मिलता है। इसीलिए इसको प्रेफरेबल मेथड भी कहते हैं। और इस प्रोसेस का नाम भी बेटा क्या होता है, डार्जन प्रोसेस होता है। क्या नाम होता है बच्चा, डार्जन प्रोसेस होता है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट बेटा, जब आपने HX की रिएक्शन अभी यहां पर देखी थी तो मैंने आपको बताया था अबाउट ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट था HCl प्लस ZnCl2। कई बार बच्चे सोचते हैं मैम HCl की जगह पर HBr ले ले तो क्या बनेगा, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। तो बेटा अगर आप HBr की रिएक्शन करवाते हो अल्कोहल के साथ, रिएक्शन H2SO4 की प्रेजेंस में होगी, यहां भी वाटर निकलेगा, RBr बन जाएगा। बेटा अगर आप इसकी रिएक्शन HI के साथ करवाते हो, H3PO4 की प्रेजेंस में होगी, यहां भी पानी निकलेगा, RI बन जाएगा। तो ये मेथड आपका था अल्कोहल से, किससे था भाई, अल्कोहल से था। अब हम देखने वाले हैं हेलो एल्केन के नेक्स्ट मेथड और क्या हो सकते हैं जी प्रिपरेशन के। तो बेटा हेलो एल्केन को और क्या क्या तरीकों से आप बना सकते हो। नेक्स्ट तरीका होता है जी हाइड्रोकार्बन की मदद से, और एक तरीका आपके पास आता है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है जहां पर आप क्या करने वाले हो, देखने वाले हो सैचुरेटेड का केस और अनसैचुरेटेड का केस। सैचुरेटेड कंपाउंड्स वो जाएंगे जहां कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड के अंदर जहां कार्बन कार्बन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आपको देखने को मिलने वाला है। तो बात करते हैं सबसे पहले हमारे पास आता है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में मैम सबसे पहले कैटेगरी आती है एल्केन्स। एल्केन्स वो मॉलिक्यूल होते हैं जहां कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कि सबसे पहले जो हम हाइड्रोकार्बन लेने वाले हैं वो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हम लेने वाले हैं। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के साथ बेटा जब ये रिएक्शन होती है तो ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो किया जाता है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेटा ये रिएक्शन जो होती है 3 स्टेप्स के अंदर होती है। मैं यहाँ पे इसका भी एक आइडिया दे देती हूँ, ठीक है, इसका भी आइडिया दे देती हूँ। तो यहाँ पे इसमें सबसे पहला स्टेप होता है चेन इनिशिएशन स्टेप। सबसे पहला स्टेप आपके पास आता है चेन इनिशिएशन स्टेप। बेटा सेकंड स्टेप आता है चेन प्रोपेगेशन स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है बच्चा, चेन प्रोपेगेशन स्टेप। और तीसरा आता है चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो बेटा ये 3 स्टेप आपके यहाँ पर फॉलो होते हैं, इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ये इसके मैकेनिज्म में आप स्टडी करते हो। कमिंग ऑन टू बेटा होता क्या यार इस रिएक्शन के अंदर, तो कुछ भी नहीं करना, आपके पास क्या है CH4 है, सिंपलेस्ट आपका एल्केन है जिसका नाम होता है मीथेन। आपने बच्चा इसकी रिएक्शन क्या करवाई, यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर बेसिकली मैम हो रहा है हेलोजिनेशन। क्या हो रहा है, हेलोजिनेशन, मतलब आप हेलोजन ऐड करवा रहे हो। हेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है बच्चा, हेलोजिनेशन का मतलब होता है मैम एडिशन करवाया जा रहा है जी हेलोजन का। हेलोजन डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए X2 यहाँ पर लिखा गया। तो बेटा जब आप हेलोजन ऐड करवाते हो सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, एक हाइड्रोजन हटेगा Cl लग जाएगा, दोबारा Cl2 के साथ रिएक्शन कराओगे, एक हाइड्रोजन हटेगा Cl2 लग जाएगा, दोबारा रिएक्शन होती है, एक हाइड्रोजन हटेगा एक Cl लग जाएगा, दोबारा हाइड्रोजन हटेगा एक Cl लग जाएगा, CCl4 बन जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन चलती चली जाती है जब तक तुम सनलाइट देते जा रहे हो। अब तुम कहोगे मैम हमने एक मॉलिक्यूल तो नहीं लिया Cl2 का, यहाँ तो आपने 4 मॉलिक्यूल ले लिए, हमें कैसे पता कितने मॉलिक्यूल Cl2 के लेने। तो बेटा ये चीज का आप ध्यान रखेंगे, भी आपको पता है भी कितने एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, यू नो एवोगाड्रोस नंबर एग्जिस्ट करता है, एनी एटम्स एक्सिस्टेंस में होते हैं। तो जब तक सनलाइट की प्रेजेंस होती रहेगी, सनलाइट गिरती रहेगी, तब तक ये रिएक्शन चलती चली जाएगी। इस तरीके से यहाँ हाइड्रोजन खत्म हो जाता है तो हमारे पास CCl4 आ गया। इस रिएक्शन का एक ड्रॉबैक ये भी है भी हम यहाँ से मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट नहीं बना सकते, मतलब कि एक हेलोजन वाला कंपाउंड नहीं बना सकते। जैसे आप देख सकते हो एक हेलोजन यहाँ था, यहाँ 2 हो गए, यहाँ 3 हो गए, 4 हो गए, तो ये रिएक्शन चलती चली जा रही है, जिसकी वजह से यार एक हेलोजन वाला कंपाउंड तो हमें फाइनल प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा, है ना। तो ये इसका बेटा ड्रॉबैक हो जाता है। कमिंग ऑन टू यहाँ पे आयोडीनेशन एंड फ्लोरिनेशन भी पॉसिबल नहीं है, मतलब तुम Cl2 ऐड करा सकते हो, तुम Br2 ऐड करा सकते हो, पर तुम I2 और F2 ऐड नहीं करा सकते हो। बेटा I2 अगर ऐड करवाओगे ना तो वो रिएक्शन तुम्हारी रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है, इस वजह से हम वो रिएक्शन नहीं करवाते हैं। F2 ऐड करवाते हो तो बहुत विग्रस रिएक्शन होती है, इस वजह से वो रिएक्शन भी टेक्स प्लेस यहां नहीं करेगी। राइट एवरीबॉडी, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट बेटा, ये तो आपके एल्केन्स के साथ था जहां पर आप फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हो, जहां पर 3 स्टेप्स फॉलो होते हैं, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन, चेन टर्मिनेशन। कमिंग ऑन टू बी मैम, अब मैं क्या लेने जा रही हूं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या लेने जा रहे हैं मैम, अब हम इस बारी बेटा हमने ले लिया है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जब हम बात कर रहे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, तो इसके अंदर बेटा डबल बॉन्ड वाला केस भी देखने को मिलता है आपको, ट्रिपल वाला भी होता है, बट यहाँ पर जब हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखने वाले हैं वो हम डबल बॉन्ड्स की मदद से देखेंगे। 2 तरीके से देख सकते हैं। पहला तरीका हमारे पास क्या आता है, एडिशन ऑफ HX, हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करवाना है।
किसका? हाइड्रोजन हैलाइड का। बेटा एडिशन करवाने के लिए आपके पास दो रूल्स हैं। पहले रूल का नाम है मार्कोवनिकॉफ रूल, दूसरे रूल का नाम है एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल। पेपर यहीं से आएगा। चलो, मार्कोवनिकॉफ रूल क्या होता है पहले इसको समझते हैं। बेटा मार्कोवनिकॉफ रूल कहता है जो भी तुम स्पीशीज ऐड कर रहे हो, जिसको हम एडेंडम कहते हैं, जिस स्पीशीज को, जिस मॉलिक्यूल को आप ऐड करने जा रहे हो, उसका नेगेटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम पे जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन एटम है। यानी कि अगर आप यहां पर देखेंगे भी मैंने क्या करा, मैंने इस HX की एडिशन करवाई। इस HX में बेटा हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज होगा मैम? इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, हेलोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो हु इज द नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज? हेलोजन। तो हेलोजन उस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम पे जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। मैम यहां पर देखें, इसके पास एक है, इसके पास दो है, तो इसके पास कम है, तो हेलोजन यहां चला जाएगा, हाइड्रोजन दूसरे कार्बन एटम के पास चला जाएगा। तो दिस इज व्हाट इज मार्कोवनिकॉफ रूल। अब मार्कोवनिकॉफ रूल में आप HCl HBr HI ऐड करवा सकते हो, बट मैंने तुम्हें पहले ही बोला था दो रूल होते हैं, एक होता है मार्कोवनिकॉफ रूल, एक होता है एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्कोवनिकॉफ एंड एंटी मार्कोवनिकॉफ? तो बेटा मार्कोवनिकॉफ रूल के अंदर अगर आपको मैं HBr HCl HI ऐड करवाऊंगी, बहुत इजीली आप ऐड करोगे जो रूल मैंने बताया उस अकॉर्डिंगली। बट एंटी मार्कोवनिकॉफ में HBr के साथ परऑक्साइड लिखा आता है। अगर आपको HBr के साथ परऑक्साइड देखने को मिल जाए, देखिए दिखाती हूँ, ऐसा आ जाए, HBr के साथ परऑक्साइड लिखा आ जाए, तो एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल लगेगा। मैम एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल क्या होता है? मार्कोवनिकॉफ का उल्टा, सीधी सी बात है। नेगेटिव पार्ट इस बार उस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के पास जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है भाई, है ना। तो ये आपका एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल हो जाएगा। इस तरीके से आप मेजर प्रोडक्ट बना सकते हो। कई बार बच्चे एक सवाल भी पूछते हैं, मैम मार्कोवनिकॉफ और एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल बनाने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है यार वो तो मेजर होता है, माइनर प्रोडक्ट कैसे बनाए? तो बेटा उसका उल्टा कर दो। अगर आपने मेजर प्रोडक्ट बना लिया और मेजर प्रोडक्ट के अंदर हेलोजन आपका लेस हाइड्रोजन वाले कार्बन एटम पे है, तो इस बार दूसरे वाले पे भेज दो, वो उसका माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो दोनों तरीके से आप प्रोडक्ट बनाएंगे, बट जो रूल मार्कोवनिकॉफ को फॉलो करेगा वो मेजर हो जाएगा, उसके बगल वाला माइनर हो जाएगा। एंटी मार्कोवनिकॉफ की बात करोगे तो एंटी मार्कोवनिकॉफ का जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो एंटी मार्कोवनिकॉफ को फॉलो करेगा और दूसरे वाला नहीं करेगा। ऐसे होता है, राइट। तो बेटा अगर अकेला HBr आता है तो मार्कोवनिकॉफ लगाओगे, अगर HBr विद पेरोक्साइड आता है एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल लगेगा। ध्यान रखना, मार्कोवनिकॉफ की डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पे नोट करवा दी है। नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम विल गो टू दैट डबल बॉन्ड कार्बन एटम जिसके पास कम हाइड्रोजन एटम है। देखो इतनी तो मैं गारंटी ले सकती हूँ, जिस तरीके से मैंने आपको ये फ्लो चार्ट्स खुद की मेहनत से लिख लिख कर बेटा ये दे रही हूँ ना, ये तुम्हें ऐसा लगेगा वाव यार मैम, बस इसके बाद तो मुझे कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो आई होप सो ये जो चीजें मैं यहाँ करवा रही हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत 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 बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक चीज और बेटा, अगर पूछ ले भाई इसका मैकेनिज्म कौन से मतलब किस पे बेस्ड होता है ना, ठीक है, मार्कोवनिकॉफ का, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पर ये बेस्ड होता है। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट बेटा, एल्कीन्स के अंदर एक और हमारे पास आता है एडिशन ऑफ हेलोजन्स। हेलोजन्स को ऐड करना है, तो हेलोजन को जैसे Br2 को आप ऐड करते हो, CCl4 एज अ सॉल्वेंट की प्रेजेंस पे इसकी एडिशन होती है बेटा। यहां से विसिनल डाइब्रोमाइड बनता है। विसिनल का मतलब क्या होता है? अगल बगल दोनों पे एक एक ब्रोमीन लगा होगा, एक ही कार्बन पे दोनों ब्रोमीन नहीं होंगे, साथ साथ वालों पे कार्बन पे ब्रोमीन एटम प्रेजेंट होंगे, तो ये विसिनल डाइब्रोमाइड आपको यहां से देखने को मिलता है बेटा। ये तो हो गया एल्कीन से। अब आती है हमारी ऐसी रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन का मतलब क्या है? तुम्हारा रिएक्टेंट भी क्या होगा? हेलो एल्केन, और प्रोडक्ट भी क्या होगा? हेलो एल्केन। तो हेलोजन्स एक्सचेंज करने, आम भाषा में मैं बोलूं तो पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ना है, दैट्स इट। तो यहां पर अगर हम थोड़ा सा देखते हैं, आप सभी बच्चे यहां पर थोड़ा सा गौर करें, हमारे पास क्या है? R पॉजिटिव X नेगेटिव, बेटा Na पॉजिटिव I नेगेटिव। Na के साथ रिएक्शन कराओगे ड्राई एसीटोन के प्रेजेंट में, इस रिएक्शन का नाम फिंकलस्टीन रिएक्शन होता है और आप यहां से Ri बनाते हो। भाई तुमने अभी पिछले रिएक्शन के अंदर यहीं पे देखा भी आयोडीनेशन नहीं हो सकता है, फ्लोरिनेशन नहीं हो सकता है, तो भाई मैं Ri और Rf कैसे बनाऊं? तो उसको बनाने के लिए दो नेमिंग रिएक्शंस आ गई हैं, फिंकलस्टीन एंड स्वार्ट्ज। फिंकलस्टीन से आप Ri बना सकते हो, स्वार्ट्ज से आप Rf बना सकते हो, एल्काइल फ्लोराइड बना सकते हो। जैसे कि बेटा आप यहां पर देखेंगे तो NaI और ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में फिंकलस्टीन रिएक्शन होगी। पॉजिटिव को नेगेटिव से नेगेटिव को पॉजिटिव से अटैच करना, यू विल गेट योर फाइनल प्रोडक्ट Ri। स्वार्ट्ज रिएक्शन के केस में क्या होता है बेटा? हैवी मेटल के फ्लोराइड लेने हैं, जैसे AgF ले लिया, Hg2F2 हो गया, ठीक है, ये सब आप यहाँ पे और भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने नीचे लिख दिया बेटा पॉजिटिव नेगेटिव, बस पॉजिटिव को नेगेटिव से नेगेटिव को पॉजिटिव से अटैच करना, यू विल गेट योर फाइनल प्रोडक्ट। तो बेटा दिस वाज ऑल अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स। पहली बात तो मैम व्हाट आर हेलोएरीन्स? हेलोएरीन्स क्या होती हैं? जब भाई बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्टली हेलोजन एटम अटैच्ड होता है उसको हेलोएरीन्स या फिर एराइल हैलाइड के नाम से भी जाना जाता है। बेटा हेलोएरीन्स को बनाने के लिए बहुत सिंपलेस्ट तरीके हैं आपके पास, सैंडमेयर रिएक्शन, गेटमिन रिएक्शन, हंसिकर रिएक्शन एंड डायरेक्ट हेलोजनेशन। बहुत इजी रिएक्शन है। सैंडमेयर रिएक्शन, गेटमिन रिएक्शन आपको बार बार, आई एम स्पीकिंग दिस अगेन, बार बार हर चैप्टर में भी देखने को मिलने वाली है। तो आइए देखते हैं बेटा, सैंडमेयर रिएक्शन जो होती है बेसिकली ये कहां से स्टार्ट होती है? इनिशियली बेटा ये एनिलिन होता है। ये क्या होता है बेटा? दिस इज एनिलिन। एनिलिन का मतलब क्या होता है? जब आपके बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप लगा उसको एनिलिन कहते हैं। एनिलिन की रिएक्शन Na2 और HCl के साथ करवाते हो तो यहां से आपको मिलता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या मिलता है? ये है हमारा डाइएजोनियम सॉल्ट।
या डाइएजोनियम क्लोराइड हमें मिलता है। बेटा अगर डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन आप करवाते हो Cu2Cl2 और HCl के साथ, तो आपको क्लोरोबेंजीन मिलता है और N2 मिलता है। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ हेलोएरिन, है ना। अगर बेटा एक और रिएक्शन है, अगर आपने ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो इसी डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन Cu2Br2 और HBr के साथ करवा दो, तो ये सैंडमेयर रिएक्शन होगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैंडमेयर एंड गेटरमेंट? बेटा गेटरमेंट के केस के अंदर पहला स्टेप तो सेम है, एनिलीन से डाइएजोनियम सॉल्ट बनाओ। दूसरे स्टेप के अंदर बेटा Cu पाउडर लोगे HCl के साथ तो क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, Cu पाउडर लोगे HBr के साथ तो ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा। तो दिस इज द डिफरेंस बेटा, ठीक है। अब बेटा एक हमारे पास रिएक्शन आती है मैम, अगर मुझे आयोडोबेंजीन बनाना है तो मुझे इसकी रिएक्शन Ki के साथ करवानी पड़ेगी। किसकी रिएक्शन मैम? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की। अगर मैम मुझे यहाँ से फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो बेटा HBr4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो आपको यहाँ से फ्लोरोबेंजीन मिल जाता है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट रिएक्शन, हंसडाइकर रिएक्शन के अंदर क्या होता है? बेसिकली हम यहाँ लेते हैं फैटी एसिड सॉल्ट ऑफ सिल्वर। अब फैटी एसिड सॉल्ट ऑफ सिल्वर कैसे बनता है मैम? देखो हम क्या लेते हैं, पहले हमारे पास ये बेंजोइक एसिड, ये क्या है हमारे पास? बेंजोइक एसिड है। बेटा बेंजोइक एसिड की रिएक्शन करवाओ AgOH के साथ, तो यहाँ से क्या निकलेगा? ये वाटर निकलेगा, तो यहाँ से आपको फैटी एसिड सॉल्ट मिल जाएगा सिल्वर का। इसके साथ बेटा आपने रिएक्शन करवानी है Br2 की CCl4 की प्रेजेंस में, कुछ भी नहीं करना, एक Ag एक Br के साथ निकल जाएगा, ये CO2 निकल जाएगा और जो Br रह गया वो बेंजीन रिंग के साथ जुड़ जाएगा। तो ये आपकी रिएक्शन होती है जहां से आप ब्रोमोबेंजीन बना सकते हो, ठीक है। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट रिएक्शन आती है डायरेक्ट हेलोजिनेशन। डायरेक्ट हेलोजिनेशन जो होती है वो आप बेसिकली करवाते हो Fe की प्रेजेंस में डार्क कंडीशंस के अंदर। तो ये आपने यहाँ पर लिया टोलिन, ये क्या है? टोलिन है। जब बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप होता है, जब आप इसमें हेलोजन ऐड करवाते हो तो बेटा ये ऑर्थो पोजीशन पर ऐड होगा, ये मेटा होती है, ये पैरा, ये ऑर्थो होती है, मेटा होती है, पैरा। तो ऑर्थो और पैरा पर आपका हेलोजन जाकर के अटैच हो जाता है। इस तरीके से बेटा आप हेलोएरिन्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। आई होप सो दिस इज क्लियर एंड फाइन टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। चलिए जी, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकंड चैप्टर। अब हमारे पास चैप्टर नंबर 2 आ जाता है। अब हमारे पास चैप्टर नंबर 2 के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आ जाते हैं एज पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर आता है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। और सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को कैसे प्रिपेयर किया जाए। अल्कोहल की एक जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? अभी अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर OH ग्रुप देखने को मिलेगा तो दैट मींस इट इज एन अल्कोहल। आइए पहचानते हैं इसको, किस तरीके से हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। तो बेटा सबसे पहली रिएक्शन आती है अल्काइल हैलाइड के साथ, जिसको हेलोएल्केन भी कहते हैं, जिसको आप RX करके भी लिख सकते हो। तो बेटा अगर RX की रिएक्शन आप एक्वस NaOH के साथ करवाते हो, यहां पर होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि आप फर्स्ट चैप्टर की केमिकल प्रॉपर्टी में भी पढ़ेंगे, ठीक है। यहां क्या होती है मैम? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब भी समझा दो यार। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है बेटा? न्यूक्लियोफिलिक का मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग। क्या भाई? न्यूक्लियस लविंग मतलब पॉजिटिव लविंग। पॉजिटिव लविंग कौन होगा? जिसपे खुद पे नेगेटिव चार्ज। तो OH नेगेटिव यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है बेटा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। न्यूक्लियोफाइल आएगा, हेलोजन की जगह ले जाएगा, उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा और आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा? ROH। यहाँ लिख देती हूँ, क्या मिल जाएगा? ROH। क्लियर हो गया? चलिए यहां देखते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अगर आपको लेते हैं तो SN2 रिएक्शन होती है, अगर आप वीक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं तो SN1 रिएक्शन होती है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो आता है सेकंड आता है एल्कीन से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। एल्कीन से प्रिपेयर करने के लिए आपने क्या करना है? हाइड्रेशन करना है। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? पानी को ऐड करना है। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है मैम? एडिशन होता है वाटर का। तो एल्कीन के अंदर मतलब डबली बॉन्डेड कंपाउंड के अंदर वाटर को ऐड करोगे तो यू विल गेट योर प्रोडक्ट। किस तरीके से मैम? दो तरीके से मेथड परफॉर्म करवाए जा सकते हैं। पहला आता है डायरेक्ट तरीके से एडिशन करवाओ वाटर का, दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कहने का मतलब क्या होता है? तुम्हारी एरो के ऊपर लिखा होगा, तुम्हें वाटर दिया होगा और तुमने ऐड कराना है। इनडायरेक्ट में एरो पे कहीं पे भी लिखा होगा वाटर ऐड करवाना है। तो डायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन में वाटर लिखा होगा, ठीक है, इस तरीके से H पॉजिटिव एसिड की प्रेजेंस में होगा, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन कहते हैं। पानी को ऐड करना है तो मार्कोवनिकोव रूल लगाना है। नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम जिसके पास कम हाइड्रोजन एटम है। जैसे इसके अंदर कम इसके पास है तो यहाँ OH आ जाएगा, तो मार्कोवनिकोव रूल यहाँ पर फॉलो होगा। रही बात इनडायरेक्ट के अंदर, तो इनडायरेक्ट में हमारे NCERT के सिलेबस में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। इसके अलावा बेटा एक और रिएक्शन है जिसका नाम है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो मैं बात करने जा रही हूँ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की। तो बेटा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के अंदर क्या है? BH3H2O2 का आप इस्तेमाल करते हो, ये लिखा होगा, H2O नहीं लिखा होगा। अगर ये लिखा आ गया, एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगाओ, पानी ऐड करो, OH नेगेटिव को वहां भेजो जहां ज्यादा हाइड्रोजन एटम है, काम खत्म, ठीक है। बेटा थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारे पास आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। किसके साथ भाई? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो रिएक्शन होती है उसको कहते हैं RMgx, जिसपे R पे नेगेटिव और Mg पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक तरह से ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है, आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो तुमने एल्डिहाइड की रिएक्शन इसके साथ करवाई ना, तो कुछ भी नहीं करना बेटा, ये R नेगेटिव जाएगा कार्बन पॉजिटिव पे, ये 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, डबल बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा। इस तरीके का इंटरमीडिएट आएगा, तुम H पॉजिटिव दोगे तो आपके पास अल्कोहल आ जाएगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर तुम फॉर्मेल्डिहाइड को ले रहे हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा रहे हो, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। अगर तुम एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ करके कोई भी एल्डिहाइड ले रहे हो तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाने पे तुम्हें सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। अगर कीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ होगी बेटा टर्शियरी अल्कोहल मिल जाएगा। हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है बेटा। इसके अंदर लास्ट मेथड जो आता है कार्बोनाइल कंपाउंड से आता है, मतलब तुमने यहाँ पे एल्डिहाइड ले लिया, कीटोन ले लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया। अगर उनकी रिएक्शन तुमने करवा दी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, या तुमने NaBH4 के साथ, या निकल प्लैटिनम पैलेडियम के साथ करवा दी बेटा, तो तुम्हें वहां से क्या मिल जाएगा? अल्कोहल देखने को मिलेगा, ठीक है।
चलिए जी, तो अल्कोहल की प्रिपरेशन फिनिश होती है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। फिनोल को आप कैसे बना सकते हो? अब मैम फिनोल की जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? जब बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्टली OH ग्रुप लगा होता है उसे फिनोल कहते हैं। इसको बनाने के बहुत बेहतरीन तरीका और पेपर में बहुत सवाल भी पूछे जाते हैं बच्चा। आइए देखते हैं। मैम सबसे पहला मेथड आता है हेलोएरीन से आप इसको ऑब्टेन कर सकते हो। आपने क्या लेना है? क्लोरोबेंजीन लेना है। NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो सोडियम फेनॉक्साइड बनेगा, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं करना बेटा, HCl के साथ रिएक्शन करवा दो तो तुम जानते हो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव क्या बना लेंगे? NaCl बना लेंगे और आपको फिनोल मिल जाएगा। यहाँ फिनोल की मैं जनरल रिप्रेजेंटेशन भी कर देती हूँ। लो जी, ठीक है, क्लियर। आ जाओ बेटा। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन आती है वो आती है डाइएजोनियम सॉल्ट के साथ, जिसका अभी जिक्र मैंने साइड में रिएक्शन में भी किया था। एनिलिन की रिएक्शन जब आप NaNO2 और HCl के साथ करवाते हो तो डाइएजोनियम सॉल्ट मिलता है, उसी की यहाँ बात की जा रही है। आपको यहाँ पर क्या लेना है मैम? हमें यहाँ पर लेना है एनिलिन की रिएक्शन NaNO2 और HCl के साथ करवा दो बेटा। ये रिएक्शन 273 से लेकर के 278 केल्विन पर होती है। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट मिलता है, इसकी रिएक्शन फर्दर वार्म वाटर के साथ करवा दो जी, तुम्हें क्या मिल जाएगा? फिनोल। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट रिएक्शन जिसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेटा यहाँ क्या होता है? तुमने बेंजीन रिंग लेनी है, ओलियम के साथ रिएक्शन करवानी है जिसको H2S2O7 कहते हैं। यहाँ से बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिल गया। NaOH के साथ जब रिएक्शन करोगे तो ये सेम रिएक्शन यहाँ रिपीट होगी। NaOH के साथ करवाओ, सोडियम फेनॉक्साइड मिलेगा। HCl के साथ करवाओ, तुम्हें तुम्हारा क्या मिल जाएगा? प्रोडक्ट मिल जाएगा, फिनोल मिल जाएगा। बेटा अगला मेथड आता है फ्रॉम क्यूमीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो इसको, बोर्ड्स में सीधा सीधा पूछ लेते हैं। क्यूमीन का दूसरा नाम क्या होता है? क्यूमीन का दूसरा नाम होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या होता है बेटा? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो आपने क्या लेना है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन लेनी है। बेंजीन रिंग के ऊपर CH और उस पे 2 CH3 लगे तभी आइसो बना, क्योंकि आइसो के सेकंड कार्बन पे ब्रांचिंग होती है। बेटा आपने पहले इसकी एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है तो ये O2 कहां जुड़ जाएगा? इस CH के बीच में ऐसे जाके जुड़ जाएगा। कुछ भी नहीं करना बेटा, डाइल्यूट HCl के साथ जब हीट कर दोगे ना तो ऐसे ही एसीटोन निकल जाएगा और तुम्हें फिनोल मिल जाएगा। तो यहाँ पर एसीटोन एज अ बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है बहुत लार्ज क्वांटिटीज के अंदर, तो इस वजह से भी ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट कहलाती है। अगली बार बेटा रास्टिक प्रोसेस आता है जहां पर आपने क्या करना है? बेंजीन रिंग की रिएक्शन HCl और O2 के साथ करवानी है FeCl3 की प्रेजेंस में, आपको क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। क्लोरोबेंजीन मिलने के बाद भले ही आप हेलोरीन वाली रिएक्शन सेम कंटिन्यू करवा दो, ठीक है, या H2 के साथ उसकी रिएक्शन करवा दो, H2 के साथ करवाओगे HCl निकल जाएगा, फिनोल मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद बेटा बेंजीन की रिएक्शन अगर V2O5 के साथ करवाते हो तब भी आपको फिनोल मिल जाता है। सो दीज आर दी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ये क्या है भाई? मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो जाते हैं हमारे फिनोल के। बेटा अब आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर को आप कैसे बना सकते हैं? तो देखिए भाई, ईथर क्या होता है? ईथर होता है ROR। ये दोनों R ग्रुप बेटा सेम भी हो सकते हैं, दोनों R ग्रुप अलग भी हो सकते हैं। ईथर को बनाने के लिए 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आती है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और दूसरी आती है विलियमसन सिंथेसिस। बेटा विलियमसन सिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिगार्ड टू योर एग्जाम। बेटा बहुत बार पेपर में इस पे सवाल आता है। क्या है रिएक्शन? देखते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मतलब, डिहाइड्रेशन मतलब DE का मतलब क्या होता है यार? DE का मतलब होता है मैम रिमूवल, और हाइड्रेशन का मतलब है पानी को रिमूव करना है। तो अगर आपने अल्कोहल ले लिया, अल्कोहल की रिएक्शन 140 डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन में बोलूं तो 413 केल्विन पर करवाते हो, H2SO4 की प्रेजेंस में करवाते हो, तो बेटा इसको 2 बार ही लिखना है। इस मॉलिक्यूल को ऐसे 2 बार ही लिख लो और बेटा यहां से ऐसे H2 रिमूव करवा दो तो आपको ये ईथर देखने को मिलता है। कब? 140 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन बेटा अगर सेम रिएक्शन 170 डिग्री सेल्सियस पर H2SO4 की प्रेजेंस में करवा दोगे तो पता क्या करना है? इधर से OH हटा दो, इसका एक H हटा दो, दोनों में डबल बॉन्ड आ जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। तो यू शुड नो ईथर बनाने के लिए बेटा कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, और H2SO4 की प्रेजेंस में। दूसरी रिएक्शन आती है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस के अंदर बेटा ध्यान से देखिएगा, आपने लेना है फर्स्ट चैप्टर वाला हेलो एल्केन, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवानी है रोना के साथ, इसको ऐसे याद कर सकते हो, रोना रोना, ठीक है। चलो, तो ये सोडियम एल्कोक्साइड होता है, ठीक है, बेसिकली O पे नेगेटिव, Na पे पॉजिटिव। तो बेटा इसके पॉजिटिव को इसके नेगेटिव से जोड़ दो, ऐसे बनेगा और NaX निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप ईथर को क्रिएट कर सकते हैं। तो बेटा ये सेकंड चैप्टर के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फिनिश हो गए हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को। शैल वी? ओके बेटा, तो यहां से हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 एज पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जहां पर हम सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। हाउ टू ऑब्टेन बोथ, हाउ टू ऑब्टेन बेटा बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। बेटा एल्डिहाइड की जनरल रिप्रेजेंटेशन RCHO होती है, कीटोन की जनरल रिप्रेजेंटेशन RCOR होती है। आइए देखते हैं इनको हम जनरली कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, जनरली कैसे बना सकते हैं। बेटा सबसे पहला आता है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करने से आप एल्डिहाइड बना सकते हो। अगर आप प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हो तो एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल ले रहे हो तो कीटोन आप क्रिएट कर सकते हो। बेटा ऑक्सीडेशन करवाने के लिए आपको ध्यान रखना होता है, अगर आपने अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है बेटा तो माइल्ड एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर तुमने स्ट्रॉन्ग एजेंट ले लिया ना तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। एल्डिहाइड बनाने के लिए आपको माइल्ड एजेंट जैसे कि PCC, जिसको हम पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट कहते हैं। क्या भाई कहां है PCC? पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट कहते हैं, या CrO3 का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जहां से हमें पुअर यील्ड मिलती है। तो इन दोनों से आप एल्डिहाइड बना सकते हो। सेकेंडरी अल्कोहल लोगे तो कीटोन बनेगा बेटा, टर्शियरी अल्कोहल लोगे तो एल्कीन बनेगा। नेक्स्ट मेथड बेटा हमारे पास आता है डिहाइड्रोजनेशन आता है। डिहाइड्रोजनेशन में भी वही सेम प्रोसेस है बेटा, बट यहां पर क्या होता है, ये जो रिएक्शन होती है Cu के साथ होती है 300 डिग्री सेल्सियस पे। प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल से आपको कीटोन मिल जाने वाला है।
क्लियर हो गया। चलिए अगली रिएक्शन बेटा हमारे पास आती है हाइड्रोकार्बन की मदद से करवा सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पे हो जाती है ओजोनोलिसिस। क्या होती है भाई? ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस एल्कीन्स की कैसे कर सकते हो? देखो यहाँ पे क्या होता है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होती है तो एल्डिहाइड मिलता है। कुछ भी नहीं करना है, जैसे मान लीजिए एल्कीन है, शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, इसको ऑक्सीजन दे दो, इसको ऑक्सीजन, यहाँ से क्या बना RCHO, यहाँ से क्या बना HCHO। और इन जनरल बेटा पता कैसे होती है, जहां डबल बॉन्ड है ना वहां थोड़ा स्पेस करके लिख दो, O3 बेटा ऐड करवा दो, ऐसे आपको ओजोनाइड मिलता है, हट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ऐसे आपने इसको ब्रेक करना है तो RCHO HCHO और ये O ZN के साथ जुड़ करके ZNO बना लेगा। तो ये हमारी ओजोनोलिसिस रिएक्शन होती है जहां से आप एल्डिहाइड कीटोन्स ऑब्टेन कर सकते हैं। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट रिएक्शन जिसका नाम है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है बेटा, आपने हीट देनी है, ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या लेना है, किसका भाई, यहाँ पे आपने ना अल्कोहल नहीं लिखना है, यहाँ आएगा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, इसको सही करके लिख ले, ठीक है। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मतलब तुमने दो बार क्या ले लिया, HCOH ले लिया। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब होता है एक कंपाउंड के अंदर एक ही COH ग्रुप प्रेजेंट होगा। बेटा पहले निकलेगा H2, क्या निकलेगा यहाँ से H2, फिर निकलेगा CO2, तो क्या बच गया HCHO, क्या बच गया HCHO। तो क्या निकालना है, पहले वाटर फिर CO2 फिर आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का थर्मल डिकम्पोजिशन होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आती है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के साथ रिएक्शन। बेटा तो देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन भले नाइट्राइल के साथ कराओ भले एस्टर के साथ करवाओ, आपको इस तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा। सेम उसी तरीके से बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे R पे नेगेटिव चार्ज होता है, उसको पॉजिटिव कार्बन के पास भेजो। उसके बाद बेटा आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे, नाइट्रोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, इस पे दो हाइड्रोजन आ जाएंगे, इसको H2 का O मिलेगा। फिर एक और H2 लोगे तुम यहाँ पर, इसको H दे दो, ठीक है, सीधी सी बात, और इसको H दे दो। यहाँ से तुम्हें अमोनिया गैस मिलेगी, यहाँ से कीटोन मिल जाएगा और MgOH मिल जाएगा। तो बेटा ये थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन जिससे तुम दोनों एल्डिहाइड और कीटोन्स यहाँ से आराम से ऑब्टेन कर सकते हो। अब जो मैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताने जा रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड को ऑब्टेन करने के लिए हम यूज करते हैं। तो बेटा ओनली एल्डिहाइड को ऑब्टेन करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट शीट रहेगी, ये बोल देना, यहाँ लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट रहेगा। यहाँ से पेपर में सवाल है, यहाँ से बेटा पेपर में सवाल है ये, क्योंकि ये सब नेमिंग रिएक्शंस है। रोजनमैन रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन, इटार्ड रिएक्शन, ये सब की सब तुम्हारी क्या हो जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में फॉल करती है। यहाँ लिख लेना ये इटार्ड रिएक्शन है, यहाँ लिखना भूल गए, ठीक है। चलो अब बेटा देखिएगा रोजनमैन रिडक्शन में क्या होता है। रोजनमैन रिडक्शन बहुत सिंपल सी है मैम, आपने एसाइल क्लोराइड लेना है या जिसको एसिड क्लोराइड भी कहते हैं, RC डबल बॉन्ड और Cl लेना है, कुछ भी नहीं करना। ये रिएक्शन पैलेडियम के साथ होती है, H2 ऐड कराते हो, BSO4 की प्रेजेंस में होती है। क्लोरीन को हटाना है, हाइड्रोजन को लगाना है, रोजनमैंड को पाना है। क्लोरीन को हटाओ, हाइड्रोजन को लगाओ, रोजनमैंड पाओ, सिंपल एल्डिहाइड बनाओ। चलो तो ये हमारी रिएक्शन क्लास में भी इस तरीके से करते आ रहे थे। एसाइल क्लोराइड को लो, क्लोरीन को हटा दो, हाइड्रोजन को लगा दो एंड यू विल गेट योर प्रोडक्ट। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट रिएक्शन बेटा हमारे पास आती है स्टीफन रिडक्शन, जहां पे आप नाइट्राइल लेते हो। ये रिएक्शन आप SnCl2 और HCl के साथ कराते हो। सबसे पहले केस में आपने ये बॉन्ड तोड़ना है, दोनों को एक एक हाइड्रोजन दे देना, इमाइड बन जाता है। उसके बाद बेटा बस इस बॉन्ड को सीधा सीधा तोड़ दो, दोनों हाइड्रोजन इसको दे दो, एक ऑक्सीजन इसको दे दो, तो यहाँ से अमोनिया लिबरेट आउट हो जाएगी और आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा। अगली रिएक्शन आती है डाइबल H के साथ रिएक्शन करवाते हो। डाइबल H के साथ सेम रिएक्शन होती है, इमाइड बनता है, बॉन्ड को तोड़ दो, अमोनिया लिबरेट आउट हो जाएगी, एल्डिहाइड मिल जाएगा। डाइबल H जो होता है उसका फॉर्मूला भी मैंने नीचे लिख दिया है। नेक्स्ट चीज बेटा क्रोमिक ऑक्साइड के साथ। बेटा अगर आपके पास टोलीन आती है, टोलीन का मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप, अगर इसकी रिएक्शन CrO3 के साथ करवाते हो तो यार सीधी सी बात है आपको बेंजेल्डिहाइड देखने को मिलेगा, आपको ये देखने को मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो तुमने क्या लिया, तुमने टोलीन ली और इसकी रिएक्शन CrO2 Cl2 के साथ कराया जिसको क्रोमाइल क्लोराइड कहते हैं, ये रिएक्शन का नाम होता है इटार्ड रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ पे क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बनता है CHO का ट्वाइस, OCrO का ट्वाइस, ऐसे याद कर लो इसको, ठीक है। फिर वाटर दोगे तो यहाँ से एल्डिहाइड आपको ऑब्टेन हो जाता है। नेक्स्ट आती है बेटा बाय साइड चेन क्लोरीनेशन। साइड चेन क्लोरीनेशन के अंदर भी आप क्या लेते हो, टोलीन लेते हो, पहले आप क्लोरीनेशन कराते हो। क्लोरीनेशन में एक हाइड्रोजन जाएगा, Cl आएगा, फिर दोबारा करवाओगे एक हाइड्रोजन जाएगा, Cl आएगा, फिर बेटा इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराते हो, तो जितने Cl हटे उस जगह पे दो OH आ जाएंगे। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, ये वाटर रिमूव होगा और यहाँ से तुम्हें एल्डिहाइड मिल जाएगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है जिसका नाम है राइमन टीमन रिएक्शन। राइमन टीमन रिएक्शन के अंदर क्या होता है भाई, तुम्हारे पास है फिनोल, फिनोल की रिएक्शन तुमने करवानी है क्लोरोफॉर्म CHCl3 और NaOH के साथ बेटा। यहाँ से तुम्हें एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, और NaOH के साथ जब रिएक्शन करवा दोगे लास्ट में फाइनल, तो तुम्हें यहाँ से क्या मिल जाएगा, तुम्हें यहाँ से यार तुम्हारे पास तुम्हारा प्रोडक्ट मिल जाता है। सीधी सी बात है, इधर देखो इस तरीके का प्रोडक्ट बनता है, इसको यहाँ बना देती हूँ मैं, यहाँ OH और यहाँ आ जाता है CHO, सैलिसल्डिहाइड आपको ऑब्टेन हो जाता है। इस तरीके से रिएक्शन होती है बेटा। अगला आता है गेटरमैन कोच रिएक्शन, तो यहाँ पे बेंजीन रिंग की रिएक्शन COHCl के साथ करवाओगे एन हाइड्रोसिल Cl3 की प्रेजेंस में, तो आपको बेंजेल्डिहाइड मिल जाता है। क्लियर हो गया है। चलिए बेटा अगली रिएक्शन आती है, दैट इज द ओनली मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। सिर्फ इस रिएक्शन से आप कीटोन बना सकते हो। पहली मेथड आती है डायल्काइल कैडमियम के साथ। डायल्काइल कैडमियम का मतलब R2CD होता है। पहली बार डायल्काइल कैडमियम को हमने कैसे ऑब्टेन किया बेटा, तो ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन CdCl2 के साथ करवाते हो तो डायल्काइल कैडमियम R2CD बनता है, जिसमें R नेगेटिव होता है, जैसे ग्रिग्नार्ड रीजन में होता है ना। तो यहाँ से R2CD से R नेगेटिव आपका एसाइल क्लोराइड के ऊपर रिएक्ट करेगा, तो आपको यहाँ से कीटोन मिल जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन बेटा आती है नाइट्राइल्स के साथ रिएक्शन। तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन की नाइट्राइल के साथ रिएक्शन मैंने पहले बोथ में भी करवाई थी, ये सेम वही रिएक्शन है, देख लो। इसके बाद बेटा रिएक्शन आती है बेंजीन या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के साथ। तो बेंजीन की रिएक्शन करवाओ CH3CO CH3 के साथ एन हाइड्रोसिल Cl3 की प्रेजेंस में बेटा। तो यहां से देखो सीधी सी बात है, हमें क्या मिलता है,
पहली बात तो यहाँ पे ना CH3CO CH3 नहीं आएगा, यहाँ आएगा CH3C डबल बॉन्ड और Cl, इसके साथ रिएक्शन जब आप करवाते हो, ठीक है, किसके साथ भाई, CH3C डबल बॉन्ड और Cl के साथ, तो बेटा यहाँ से हमें Cl नेगेटिव मिल जाता है और CH3C डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज मिलता है, बेटा ये जाकर के आपका बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ जाएगा। इस तरीके से आपको कीटोन देखने को मिलता है। क्लियर हो गया, एसीटोफेनोन आप बना सकते हो। चलिए जी, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर। बेटा ये हमारा आ गया चैप्टर नंबर 4 और हम करने जा रहे हैं चैप्टर नहीं, अभी चैप्टर नंबर 4 नहीं, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड इसी के अंदर ही है। आ जाओ बेटा, हम बात करने जा रहे हैं किसकी मैम, हम बात करने हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब जिसमें कौन सा ग्रुप होता है, COH ग्रुप होता है, कार्बोक्सी ग्रुप होता है। पहला मेथड आता है ऑक्सीडेशन का। देखिए आप अल्कोहल की याद कीजिए, मैंने बोला था माइल्ड एजेंट्स के साथ रिएक्शन कराओगे तो एल्डिहाइड मिलेगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग एजेंट्स के साथ रिएक्शन कराओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो बेटा एल्डिहाइड, देखो सीधी सी बात है, आपको अल्कोहल से आपने एल्डिहाइड बनाया था माइल्ड में, है ना, तो अल्कोहल से आप एल्डिहाइड बना सकते हो माइल्ड एजेंट का यूज करके। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग एजेंट्स लेते हो, KMnO4 जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट क्या होता है, CrO3 और H2SO4 का सोल्यूशन होता है, साथ साथ K2CR2 भी ले सकते हो, तो एल्डिहाइड बनके फटाफट से कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर अकेला एल्डिहाइड बनाना है तो PCC और CrO3 लेना होगा। अगली रिएक्शन आती है एल्काइल बेंजीन के साथ। बेटा अगर आपके पास टॉलीन है, KMnO4 और KOH के साथ हीट करो, यहाँ से COK पॉजिटिव बन जाएगा, फिर इसको हीट करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये K चला जाएगा यहाँ से और आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट बेंजोइक एसिड। बेटा अगली रिएक्शन आती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ यहाँ पे ड्राई आइस जो है, सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2 है, जो उसकी रिएक्शन होती है। इस तरीके से आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो R नेगेटिव कार्बन पे जाएगा और इस तरीके से आप यहाँ पे इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। अगली रिएक्शन आती है बेटा नाइट्राइल और अमाइड के साथ। ही मैंने एक साथ ही दोनों बता दिए। क्या करना होता है, मान लो तुमने नाइट्राइल ले लिया, नाइट्राइल की रिएक्शन जब वाटर के साथ करवानी है, कुछ भी नहीं करना बेटा, आपने इनके बॉन्ड तोड़ देने, यहाँ से अमाइड बन जाएगा, फिर अमाइड की फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप भले अमाइड से बनाना चाहते हो तो यहाँ से रिएक्शन हो जाएगी, नाइट्राइल से बनाना चाहते हो तो यहाँ से रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। अगली रिएक्शन आती है बेटा ओजोनोलिसिस। आपको याद होगा अभी हमने जो ओजोनोलिसिस पढ़ी थी वो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस थी और वहां से एल्डिहाइड और कीटोन बन रहा था। पर अगर आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करवाते हो सेम तरीके से, मान लो ये आपके पास है, सेम तरीके से करवाते हो तो यहाँ से RCOH बनेगा और यहाँ से भी RCOH बन जाएगा। इस तरीके से आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। अगली रिएक्शन आती है बेटा एसाइल क्लोराइड, एनहाइड्राइड और एस्टर के साथ अगर आपने रिएक्शन करवानी होती है तो बेटा फर्दर इनकी हाइड्रोलिसिस करवाओ। सीधा हाइड्रोलिसिस करवाओगे ना, ये Cl यहाँ से चला जाएगा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। क्लियर हो गया, आपको यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। अब बेटा हमारे पास आता है नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 का MOPM करने वाले हैं, दैट इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। अमाइंस को कैसे ऑब्टेन कर सकते हो, पहली बात तो मैम अमाइंस क्या होते हैं, अमाइंस होते हैं RNH2। अमोनिया डेरिवेटिव्स होते हैं मैम, ये प्राइमरी अमाइन है, ऐसे सेकेंडरी अमाइन भी होता है, टर्शियरी अमाइन भी होता है, बट जनरल मैंने प्राइमरी अमाइन लिखा है क्योंकि मेजर रिएक्शंस हम उसकी करते हैं। बेटा पहला मेथड आता है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड्स के रिडक्शन से आप क्या कर सकते हो, अमाइन बना सकते हो। कैसे बना सकते हो बेटा, नाइट्रो कंपाउंड होते हैं स्पेनो2 ग्रुप है बेटा, अगर इसकी रिएक्शन FeHCl के साथ करवा दो, SnHCl के साथ करा दो या निकल प्लैटिनम पैलेडियम के साथ करवा दो, NO2 जाएगा और NO2 की जगह पे सीधा NH2 आ जाएगा। इस तरीके से आपको क्या देखने को मिला, एनिलिन बन गया। देख लो ये एनिलिन बन गया ना बेंजीन रिंग के ऊपर, तो इस तरीके से आप अमाइन बना सकते हो। नेक्स्ट मेथड आता है बेटा रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल के साथ जब रिडक्शन कराते हो तो निकल प्लैटिनम पैलेडियम विद H2 करवा सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करा सकते हो, सोडियम एमालगम करवा सकते हो। बेटा सीधी सी बात है, सारे बॉन्ड तोड़ देने हैं, ये बॉन्ड तोड़ा हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दूसरा बॉन्ड तोड़ा हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस तरीके से आपको RCH2 NH2 मिल जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन आती है रिडक्शन अमाइड की। अमाइड में क्या होता है, RC डबल बॉन्ड NH2 होता है। बेटा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओगे, ये पूरा का पूरा हिस्सा हट जाएगा, RCH2 NH2 आ जाएगा। अगली रिएक्शन आती है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, जिसमें आपको एक गब्बर भी देखने को मिल रहा है ना, गब्बर भी देखने को मिल रहा है। तो गब्बर वाली रिएक्शन है, यहाँ पर आपको जैसे गब्बर बोलते रहे कितने आदमी थे, 2 आदमी थे, तो यहाँ 2 आपको कौन से रिएक्टेंट लेने हैं मैम, मतलब रीजन लेने जिनकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। एक बेटा आपको KOH लेना है, एक बेटा आपको RX लेना है। तो कितने थे भाई यहाँ पर, 2 थे, एक था KOH एक था RX। तो बेटा यहाँ पर आपने क्या लेना है, यहाँ पर आपने थैलीमाइड लेना है। थैलीमाइड की रिएक्शन KOH के साथ करवानी है, तो यहाँ से वाटर निकलेगा, यहाँ से सॉल्ट बन गया। फिर बेटा RX के साथ कराओगे, पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से अटैच कर देना है। उसके बाद बेटा KOH और वाटर के साथ रिएक्शन जब होती है तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होते हैं। एक वाटर अगर यहाँ देखोगे ऐसा होगा, दूसरा वाटर इस तरीके से होगा तो ये क्या बन गया, RNH2 बन गया। यहाँ से KOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो उसका सॉल्ट बनेगा, बेंजोइक एसिड नहीं बनेगा, ध्यान रखना। तो यहाँ से बेटा प्राइमरी अमाइन 1 डिग्री अमाइन आप ऑब्टेन कर सकते हो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से, गब्बर वाली रिएक्शन से। बेटा अगली रिएक्शन आपके पास आती है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड ब्राउनी वाली रिएक्शन है, ठीक है। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होती है। ये कैसी रिएक्शन होती है, डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब जो पहले मोटा था वो क्या हो गया, पतला हो गया, डिग्रेड हो गया। मतलब तुमने अगर रिएक्टेंट के अंदर 2 कार्बन लिए थे तो प्रोडक्ट में 1 कार्बन वाला प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब 1 कार्बन लेस एटम वाला प्रोडक्ट आपको यहाँ देखने को मिलता है। डिग्रेडेशन होती है। ब्राउनी खाने से कब से मैम पतले होने लगे, अरे ब्राउनी खाने से पतले नहीं होते, ब्राउनी खाने के बाद जो मम्मी की डांट पिटती है ना, उससे हम फिर पतले होने की कोशिश करते हैं। तो ये वही रिएक्शन है बेटा। यहाँ पे आपने अमाइड लिया, आपने ब्रोमीन यानी कि ब्राउनी Br2 के साथ रिएक्शन करवाई NaOH की प्रेजेंस में। बेटा ये पूरा C डबल बॉन्ड ग्रुप हटा देना है, आपको क्या मिल जाएगा, अमाइन। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे भी तुमने अमाइड लिया था लेकिन ये C डबल बॉन्ड ग्रुप हटा नहीं था, बस
H2 जुड़ गया था, यहाँ ये हट जाएगा। तो बेटा अगर आपको सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला चाहिए तो LiLH4 के साथ रिएक्शन कराओ, अगर एक कार्बन एटम कम वाला प्रोडक्ट चाहिए तो भाई हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन करवाओ, 1 कार्बन लेस वाला प्रोडक्ट तुम्हें देखने को मिल जाता है। बेटा लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पर इसका हमें देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं अमोनोलिसिस ऑफ आरएक्स। आरएक्स की अमोनोलिसिस यानी कि अल्काइल हैलाइड की अमोनोलिसिस करवाने से, अमोनिया ऐड करवाने से क्या होता है बेटा, अगर आप देखो अमोनिया आप आरएक्स के अंदर जोड़ोगे तो यार यहाँ से प्राइमरी अमाइन बनेगा, फिर उसकी फर्दर अमोनोलिसिस, उसकी फर्दर रिएक्शन करवाओगे, है ना, सेकेंडरी बनेगा, टर्शरी बनेगा और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट आपको देखने को मिलता है। तो ये हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ जाते हैं किसके, अमाइंस के। बेटा नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारे अमाइंस चैप्टर में ही डायazonium सॉल्ट की प्रिपरेशन, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी। एनिलिन जिसको प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन कहते हैं, इसकी रिएक्शन NaN2 को HCl के साथ करवा 273 से 278 केल्विन टेंपरेचर पर, तो आपको बेंजीन डायazonium सॉल्ट मिल जाता है। इस रिएक्शन को डायएजोटाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी हम जानते हैं। राइट एवरीबॉडी, चलो जी अगला हमारे पास चैप्टर आ गया है ना, अगला चैप्टर आ गया है हमारा चैप्टर नंबर 5, जो कि एक हमारा बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है। पहला हमारा हेलोल्केन हेलोरीन था, फिर अल्कोहल फिनोल ईथर था, फिर हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर अमाइंस और बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल में ग्लूकोज के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बेटा दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन होते हैं, पहला आता है जी सुक्रोज की मदद से और दूसरा आता है स्टार्च की मदद से। कई बार पेपर में स्टार्च का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ लेते हैं, कई बार पेपर में स्टार्च का मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा जाता है। तो बेटा ग्लूकोज को प्रिपेयर करने के लिए सुक्रोज से जो मेथड आता है, सुक्रोज का फार्मूला आता है C12H22O11। बेटा इसकी डाइल्यूट HCl और H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाओगे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज पाओगे। स्टार्च के साथ अगर रिएक्शन करवाते हो तो स्टार्च से तुम्हें n नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया है? तो बेटा ये आपके सभी के मेथड ऑफ प्रिपरेशन फिनिश हो जाते हैं। अब हम करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट या कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ये क्या कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टीज है बेटा। नाउ वी आर गोइंग टू डू द फिजिकल प्रॉपर्टी। आपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर लिया, फिजिकल प्रॉपर्टी करके केमिकल प्रॉपर्टी करके वाइंड अप कर देंगे। तो बेटा ये कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टी है। इसके अलावा बेटा जो फिजिकल स्टेट वाली प्रॉपर्टी है वो डायरेक्टली आप एनसीईआरटी से पढ़ लेते हो, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। लोअर मॉलिक्यूल्स गैसेस होते हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ता है वो लिक्विड होते हैं और ज्यादा वाले क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। अब बेटा बात करने जा रही हूँ बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट के अंदर बेटा दो ऑर्डर आपको हमेशा ध्यान रखने होंगे। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जी ब्रांचिंग के। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जहां ब्रांचिंग दिख जाएगी वहां बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। दूसरी बात बेटा जी, ऑर्डर अगर आपसे बॉइलिंग पॉइंट का एक जनरल ऑर्डर जो चलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है क्योंकि वो डाइमर भी बनाता है और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दिखाता है। उसके बाद अल्कोहल आता है। बेटा अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इतना नहीं होता है, लेकिन हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होता है, लेकिन बाकियों से ज्यादा होता है क्योंकि अल्कोहल भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है। जबकि एल्डिहाइड कीटोन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन दिखाएंगे तो लीस्ट होगा, ईथर का सबसे कम हो जाएगा और हाइड्रोकार्बन का कुछ भी नहीं होगा, इन सबसे लीस्ट होगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर चलता है। एक हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम है सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी का मतलब होता है घुलना, मिक्स होना। ठीक है, तो बेटा हमेशा ध्यान रखना जो लोअर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत इजीली घुल जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में। लेकिन जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ाते चले जाओगे बेटा हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता चला जाएगा और बेटा सॉल्युबिलिटी घटती चली जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है जी, इनकी डिक्रीज रहती है। आई होप सो दिस इज क्लियर एंड फाइन। अब बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद द केमिकल प्रॉपर्टीज वाला पार्ट। चलो जी शुरू करते हैं, है ना। अब हमारे पास सबसे पहले चैप्टर की केमिकल प्रॉपर्टी आ रही है, तो हम यहाँ फिर से लिख लेते हैं चैप्टर 1 केमिकल प्रॉपर्टी, ओसी की केमिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, देखिए हेलो एल्केन्स की क्या केमिकल प्रॉपर्टी है। हेलो एल्केन्स की मेजर 3 केमिकल प्रॉपर्टी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विद मेटल्स। अगर मैं बात करती हूँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, फिलिक का मतलब होता है लविंग, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी की रिप्लेसमेंट होना। तो कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, सब्स्टिट्यूट कर जाएगा, जगह ले जाएगा। तो बेटा जब आपके यहाँ क्या होंगे, हेलो एल्केन्स होंगे। देखो अभी तक तुम चीजें बना रहे थे, अब तुम उन्हीं की रिएक्शन करवाओगे। तो अगर अब उन्हीं की रिएक्शन करवाओगे तो इस बार वो रिएक्टेड बन जाएंगे। तो बेटा आरएक्स की रिएक्शन एनयू के साथ होगी तो आरएनयू बनेगा। इस तरीके से बेटा दो तरह की हमारी रिएक्शंस होती हैं, एक होती है SN1, एक होती है SN2। नाम के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे इसको, बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वन से यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा जो नाम है उसके उल्टा काम है। SN2 के अंदर ये जो रिएक्शन होती है ये 1 स्टेप में होती है, जबकि SN1 जो होती है ये 2 स्टेप के अंदर टेक्स प्लेस करती है। ठीक है, SN2 के अंदर बेटा आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की रिक्वायरमेंट होती है और SN1 के अंदर बेटा वीक न्यूक्लियोफाइल से भी काम चल जाता है। SN2 का जो ऑर्डर होता है बेटा यहाँ 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री होता है। SN1 के अंदर 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। अब होता क्या है यहाँ पर बेटा, SN2 के अंदर एक ही स्टेप के अंदर बेटा ठीक है न्यूक्लियोफाइल आता है, जगह लेके चला जाता है और बैक अटैक करता है। कैसा अटैक करेगा, बैक अटैक करेगा और यहाँ से इन्वर्जन प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है और यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट मिलती है। ठीक है, साथ ही साथ में अगर हम SN1 के अंदर बोलते हैं तो पहले स्टेप के अंदर क्या होता है, ये हेलोजन चला जाता है यहाँ पर और आपको कार्बोकेटाइन क्रिएट हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो इसकी स्टेबिलिटी है 3 to 1 वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंडेंट होती है। तो नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आता है तो वो आगे और पीछे दोनों तरफ से आ सकता है, जिसकी वजह से इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं, जिसको रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है
अगली बेटा, अगली रिएक्शन आती है जिसका नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट करना, कोई चीज को रिमूव कर देना, है ना। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन इसका दूसरा नाम होता है, मतलब तुमने HX निकालना है। हमेशा एक ट्रिक का याद रखना, अल्फा कार्बन से हेलोजन को निकालोगे, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को निकालोगे। मान लो ये रिएक्शन है, ये क्लोरीन जिस कार्बन पे लगा ये अल्फा, इसके बगल वाला बीटा, तो अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन निकालो, डबल बॉन्ड लगाओ। अगर आपके पास मान लो कोई ऐसा केस आ जाता है जहां पे आपको दो प्रोडक्ट मिलते हैं, तो मेजर माइनर ढूंढने के लिए आप सेट्स ऑफ प्रोडक्ट का यूज करते हैं। सेट्स ऑफ प्रोडक्ट कहता है जहां पे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है वो मेजर हो जाएगा, सेट्स ऑफ प्रोडक्ट कहलाएगा। जहां पर कम हाइड्रोजन आटम है माइनर कहलाएगा, हॉफमैन प्रोडक्ट कहलाएगा। अल्फा हाइड्रोजन पे डिपेंडेंट होता है। बेटा अगली रिएक्शन हमारे पास आती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना कैसे था? अभी तक तो तुम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बहुत सारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में इस्तेमाल देख रहे थे, पर वो बना कैसे था? तो बेटा RX की रिएक्शन जब मैग्नीशियम से कराते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है। दिस इज अ हाईली रिएक्टिव, इसीलिए इसकी फर्दर हम रिएक्शन करवा देते हैं। अगर इसकी फर्दर आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो हाइड्रोकार्बन पा जाओगे। बेटा अगली केमिकल प्रॉपर्टी हमारे पास उसकी आती है वुड्स रिएक्शन। ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन में क्या करना होता है, दो हेलोएल्केन्स लेने हैं, दो Na के साथ रिएक्ट करवाओगे ड्राई ईथर में। ये दो X दो Na के साथ जुड़ के NX बना लेंगे और ये R खुद से जुड़ करके RR बना लेगा। बेटा इसी रिएक्शन की जैसे एक और कॉमन रिएक्शन नाम आती है जिसका नाम है वुड्स फिटिग रिएक्शन और फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग में क्या करना है, वुड्स में तो दोनों हेलोएल्केन लेने थे, ये दोनों क्या है, हेलोएल्केन है ना। मैम वुड्स फिटिग में क्या करना है, एक हेलोएल्केन लेना है और एक हेलोएरीन लेना है ना। एक हेलोएरीन लेना बेटा, यहाँ पे दो X दो Na के साथ निकल जाएंगे, आपको इस तरीके से प्रोडक्ट मिल जाएगा। फिटिंग में क्या होता है, दोनों ही हेलोएरीन लेनी है। इसमें क्या करना है, दोनों ही हेलोएरीन लेनी है, दो X दो Na के साथ निकल जाएंगे और आपको यहाँ से बाइफेनाइल मिल जाएगा। क्लियर है? चलो बेटा अगली रिएक्शन आती है हमारे पास यहाँ पे हेलोएरीन की केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर हेलोजिनेशन आती है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या हेलोएरीन है, Cl2 के प्रेजेंस में NH2Cl के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफाइल ढूंढना है। बेटा यहाँ पे Cl पॉजिटिव है इलेक्ट्रोफाइल जो आपके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाकर के जुड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं नाइट्रेशन के केस में HNO3 और H2SO4 के साथ रिएक्शन होती है, NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जाकर के अटैच हो जाता है। सल्फोनेशन के केस में क्या होता है मैम, SO3H पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है, ऑर्थो और पैरा पे जाकर के जुड़ जाता है। एल्काइलेशन के अंदर बेटा CH3Cl छोड़ते हो एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो यहाँ से CH3 पॉजिटिव जो है वो एक इलेक्ट्रोफाइल है जो ऑर्थो और पैरा पर जाकर के अटैच हो जाता है। फिर हमारे पास बेटा एसाइलेशन आता है। एसाइलेशन में CH3C डबल बॉन्ड पॉजिटिव जो है ऑर्थो और पैरा पर जाकर के अटैच हो जाता है, तो आपको क्या आपका प्रोडक्ट मिल जाता है। क्लियर हो गया? और बेटा कुछ और मिसलेनियस रिएक्शन है भी, यहाँ पर कई बार बच्चे बोलते हैं मैम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकते, तो एट अ सर्टेन टेंपरेचर करवाई जा सकते हैं, नॉर्मल रूम टेंपरेचर पे नहीं होती है। तो बेटा आप क्या कर सकते हो, अगर आप रिएक्शन NaOH के साथ करवाते हो क्लोरोबेंजीन की 663 केल्विन पे कराते हो तो बहुत ईजी है बेटा, ये OH नेगेटिव आएगा, इसकी जगह ले जाएगा, लेकिन इतने टेंपरेचर पे है। अगर तुम्हारा मन कर रहा है मेरे को टेंपरेचर रिड्यूस करना है तो तुम्हें कोई ना कोई ऐसा ग्रुप लगाना पड़ेगा इस रिएक्शन को ईजी करने के लिए। तो हमने यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा दिया तो OH नेगेटिव आएगा, Cl की जगह ले जाएगा। और कम टेंपरेचर पे कराना चाहते हो तो 330 पे करवाना चाहते हो, एक और NO2 जोड़ दो, दो जोड़ दिए तो Cl नेगेटिव चला जाएगा, OH नेगेटिव उसकी जगह आ जाएगा। मानो तुमने 3 NO2 ग्रुप लगा दिए तो वार्म कंडीशंस पर भी तुम्हारा Cl की जगह पे क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, OH आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो बेटा ये हमारा सबसे पहले चैप्टर कंप्लीट हो गया विद केमिकल प्रॉपर्टीज। अब बेटा सेकंड चैप्टर नंबर 2 की केमिकल प्रॉपर्टीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 2 यानी कि अल्कोहल फिनोल ईथर के अंदर अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करती हूँ तो बेटा बहुत सिंपल सी बात है, अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है। अगर अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है तो बेटा वहां पर कौन से बॉन्ड की ब्रेकेज होगी, ROH में से मैम ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की क्लीवेज होगी। अगर वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीजन और R बॉन्ड की क्लीवेज होगी, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब बेटा बात करते हैं, अगर मैम यहाँ पर हम कहते हैं OH बॉन्ड की ब्रेकेज हो रही है तो पहली रिएक्शन आती है एसिडिटी। एसिड का मतलब क्या होता है, जो H पॉजिटिव देता है। अगर अल्कोहल H पॉजिटिव देगा तो RO नेगेटिव बना लेगा जो कि एक एनाइन होता है, यानी कि अल्कोहल की स्टेबिलिटी बेटा किस पे डिपेंडेंट होती है, स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन पे डिपेंडेंट होती है। एनाइन की स्टेबिलिटी -I और -I ग्रुप पे डिपेंडेंट होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है +I और +N ग्रुप के। क्लियर हो गई ये चीजें? अच्छा, अल्कोहल बेटा ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस दोनों की तरह काम कर सकता है। अगर आप यहाँ पर देखते हैं अल्कोहल ने H पॉजिटिव डोनेट कर दिया है तो ये ब्रोंस्टेड एसिड की तरह काम कर रहा है, एनाइन बना रहा है। अगर अल्कोहल एक्सेप्ट कर रहा है तो ब्रोंस्टेड बेस की तरह काम कर रहा है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना रहा है। क्या बना रहा है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना रहा है। इस तरीके से ये रिएक्शन होती है बेटा। नेक्स्ट एसिडिटी के बाद अगली रिएक्शन आती है रिएक्शन विद मेटल्स। अगर ये मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, ROH अगर इसके साथ रिएक्ट करता है तो रोना बनाता है, यहाँ से रोना, और हाइड्रोजन लिबरेट हो जाता है। एसिड है ना तो H पॉजिटिव दे देगा तो ऐसे रोना क्रिएट हो जाता है। रोना याद है, हमने विलियमसन सिंथेसिस में भी पढ़ा था, है ना। ठीक है बेटा, अगली रिएक्शन आती है एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन के इसके अंदर भी अल्कोहल किसकी तरह काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे OH बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एस्टर क्रिएट हो जाएगा। एस्टर करने के लिए आप इस तरीके से वाटर को रिमूव करते हो और एस्टर की क्रिएशन हो जाती है। एस्टर की क्रिएशन एस्टेरिफिकेशन कहलाती है। बेटा अब बात करते हैं अल्कोहल किसकी तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है। जब अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है तो PCl5 PCl3 और SOCl2 के साथ रिएक्शन शो करता है, जो पहले पेज पे बेटा मैंने तुम्हें बता दिया था। हेलोकेन्स हेलोरीन्स चैप्टर के अंदर जो हमने पढ़ी है, ये तीनों वही रिएक्शंस है। थायोनाइल क्लोराइड वाली प्रेफरेबल है, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट वही है। ये भी सेम टू सेम कॉपी पेस्ट वही है, HX ZnCl2 ल्यूकास रिएजेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट। याद करो, खास बात इसके अंदर बस ये याद रखना, ऑर्डर स्टेबिलिटी कार्बोकटाइन की क्या रहेगी, 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ये सभी वही है बेटा जो तुमने पहले पढ़ लिया है। अब बेटा कुछ और रिएक्शंस आती हैं जब अल्कोहल किसकी तरह काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। आइए उसको जानते हैं बेटा। पहली प्रॉपर्टी आती है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन अभी मैंने बताया था 170 डिग्री सेल्सियस लोगे तो एल्कीन बनेगा, 140 लोगे तो क्या बनेगा,
ईथर बनेगा, विलियमसन सिंथेसिस में पढ़ा था ना, वही है। ऑक्सीडेशन बेटा ये भी हम पढ़ चुके हैं, अल्कोहल की अगर आप ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग एजेंट के साथ करते हो जैसे KMnO4 K2Cr2O7 जोन्स एजेंट, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अगर एल्डिहाइड ऑब्टेन करना है तो यार PCC या CrO3 का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर रिएक्शन आती है बेटा Cu के साथ, हम ये भी पढ़ चुके हैं, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी से कीटोन बनता है, टर्शियरी से एल्कीन बनता है। तो ये सभी रिएक्शंस तब है जब अल्कोहल किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। अगली रिएक्शंस बेटा हमें यहाँ पे देखने को मिलती है जी किसकी, फिनोल की, ठीक है। तो फिनोल की रिएक्शंस बेटा आप Zn के साथ डस्ट के साथ कराते हो ना, तो इधर से ऐसे ZNO निकल जाता है और बेंजीन मिल जाती है, ठीक है। सेकंड रिएक्शन आती है मेटल के साथ, जैसे अभी आपने अल्कोहल की मेटल के साथ कराई तो रोना ना बनाना, वहां पे बस आर की जगह पे बेंजीन देंगे। देखो फिनोल की रिएक्शन Na के साथ कराओगे तो सोडियम फिनॉक्साइड रोना है ना, H लिबरेट हो जाएगा। अगली रिएक्शन आती है बेटा नाइट्रेशन। अगर फिनोल की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 और H2SO के साथ करवाते हो तो बेटा ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। एक चीज डाइल्यूट के साथ करवाओगे तो ऑर्थो और पैरा मिलेगा, लेकिन अगर कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ करवाओगे तो ऑर्थो और पैरा तीनों जगह पर आपको देखने को मिलेगा, NO2 ग्रुप, ठीक है। हेलोजिनेशन के अंदर दो केसेस आते हैं। पहला आता है अगर आपने Br2 की रिएक्शन करवाई CCl4 की प्रेजेंस में तो ऑर्थो और पैरा मिलेगा, लेकिन अगर ब्रोमीन वाटर की करवाओगे तो ऑर्थो पैरा दोनों तीनों जगह पे मिलेगा, मतलब 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल मिलेगा आपको, ठीक है। कोल्ब रिएक्शन के अंदर क्या होता है, अगेन दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा। कोल्ब रिएक्शन में आपके पास है फिनोल की रिएक्शन पहले आपने NaOH के साथ कराई, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, ठीक है। फिर बेटा CO2 के साथ करवाओगे तो यहाँ से सैलिसिलिक एसिड मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, सैलिसाइलिक एसिड मिल जाएगा, क्लियर है। रीमा-टीमर रिएक्शन बेटा हमने ऑलरेडी अभी पिछले पेज पे पढ़ ली थी, है ना, आगे हमने भी पिछले पढ़ के हटे थे। और बेटा एक ही रिएक्शन आती है ऑक्सीडेशन, NCERT के अंदर आखिरी रिएक्शन दे रखे, फिनोल की रिएक्शन Na2Cr2O7 के साथ, या मैं कहूं H2SO4 की प्रेजेंस में करवाते हो तो बेंजोक्यूनिनोन मिलता है, इस तरीके से बेंजोक्यूनिनोन बनता है, इसको डाइकीटोन बेसिकली बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज पर आते हैं। तो ईथर की केमिकल प्रॉपर्टी में पहली रिएक्शन आती है, HX के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो यहां से क्या बन रहा है, अल्कोहल लिबरेट आउट हो रहा है इस तरीके से, ठीक है, और RX बन रहा है। फिर उस अल्कोहल की फर्दर HX के साथ रिएक्शन कराओगे तो RX ऑब्टेन आप कर सकते हो। नेक्स्ट रिएक्शन आती है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में ऑर्थो और पैरा पे क्या हो जाएगा भाई, हेलोजन आके जुड़ जाएगा। नाइट्रेशन के अंदर अगेन बेटा NO2 ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे आकर के अटैच हो जाएगा। फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन के अंदर भी सेम केस है बेटा जी, आपका क्या होगा, एल्काइलेशन में CH3 पॉजिटिव ऑर्थो और पैरा पे जुड़ेगा, एसाइलेशन में CH3C डबल बॉन्ड पॉजिटिव जुड़ जाएगा ऑर्थो और पैरा पे। तो बेटा ये आपकी क्या हो जाती है, ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ इस तरीके से हो जाती है। मैं चाहती हूँ सभी बच्चे पहले क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे, फिर हम देखने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 की केमिकल प्रॉपर्टीज। चैप्टर नंबर 3 की केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले सभी बच्चे इसको नोट कर लें। चलो चैप्टर नंबर 3 की केमिकल प्रॉपर्टीज में देखते हैं। सबसे पहला आता है एल्डिहाइड और कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टी में HCN के एडिशन। बेटा HCN में से CN नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव पे जाएगा, इस तरीके से आपको साइनोहाइड्रन मिलता है। साइनोहाइड्रन की फर्दर 3 रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है। निकल प्लैटिनम पैलेडियम के साथ अगर आप रिएक्शन करवाते हो तो CH2NH2 आ जाता है CN की जगह पे। अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाते हो CN की जगह अमाइड वाला ग्रुप, और अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो CN की जगह पे COH ग्रुप आ जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन बेटा आती है RMgX यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ होगी तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, ठीक है। अगर हम कहेंगे एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड की करवाओगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, ठीक है। और अगर हम बोल देते हैं कीटोन की करवाओगे तो टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। फिर आता है बेटा एडिशन ऑफ NaHSO3। बेटा NaHSO3 Na पॉजिटिव और HSO3 नेगेटिव में टूटता है। अगर आपने एल्डिहाइड या कीटोन यहाँ पर लिया तो इसमें बेटा पार्शियल पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव है, सीधी सी बात है, ये इधर जाएगा और ये इधर जाकर के जुड़ जाएगा इस तरीके से। लेकिन बेटा इसके बाद होता है प्रोटॉन ट्रांसफर। क्या होता है, इसका H इधर आ जाएगा, इसके Na इधर आ जाएगा, इस तरीके से आपको प्रोडक्ट देखने को मिलता है। बेटा एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड की बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टी है। तो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी आती है अल्कोहल के एडिशन। तो बेटा जब आप एल्डिहाइड में अल्कोहल के एडिशन करवाते हो तो हेमी एसेटल और एसेटल प्रोडक्ट मिलता है, कीटोन की करवाते हो तो कीटल मिलता है, क्लियर। अगली रिएक्शन आती है अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। बेटा यहाँ कुछ भी नहीं करना है, वाटर रिमूव करना है। अगर आपने अमोनिया की एडिशन करवाई तो आपको इमाइन मिल जाएगा। ऐसे अगर आपने एक कोई Z ग्रुप उस पर लगा दिया, इमाइन का डेरिवेटिव हो जाएगा। अगर प्राइमरी अमाइन के साथ करवाई तो बेटा इस तरीके से प्रोडक्ट मिलेगा। हाइड्राजीन के साथ करवाई तो हाइड्राजोन के साथ करवाई हाइड्राजीन मिल जाएगा, इस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिनाइल वाला केस है, वाटर निकलेगा, ये ऑक्साइन बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये आप ग्लूकोज में भी देखोगे। क्लीमेंसन रिडक्शन और वुल्फ-किशनर रिडक्शन में क्या होता है बेटा, यहाँ से एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोकार्बन बनता है दोनों ही केसेस में। क्लीमेंसन के अंदर आप लेते हो यहाँ पे जिंक अमलगम HCl के साथ, और वुल्फ-किशनर में आप लेते हो NH2NH2 विद KOH, ठीक है, सीधी सी बात है। तो यहाँ से हाइड्रोकार्बन मिलता है। बेटा अब हमारी आती है नेक्स्ट टू लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन एंड केनिज़ारो रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन जो होता है इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जबकि केनिज़ारो रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए। एल्डोल कंडेंसेशन बेटा दो तरह की होती है सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, होती है बेटा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन में आप जो रिएक्टेंट लोगे वो दोनों सेम लोगे, जबकि क्रॉस के अंदर दोनों रिएक्टेंट अलग अलग होने वाले हैं, ठीक है। अब होता क्या, यहाँ पे दो स्टेप्स होते हैं मैम। पहले स्टेप के अंदर आपने क्या करना होता है, फॉर्मेशन करवाना होता है एनाइन का, और दूसरे स्टेप में बेटा अटैक करवाना होता है दूसरे एल्डिहाइड के ऊपर। तो यहाँ पर हमारे पास ये कार्ब एनाइन बनेगा और दूसरे में अटैक होगा एल्डिहाइड का। मान लीजिए एक
एल्डिहाइड ग्रुप है ये बेस की प्रेजेंस में होता है, तो कार्ब एनाइन आपका इस तरीके से बन जाएगा। ये जो भी ग्रुप है इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन चला जाएगा तो कार्ब एनाइन बनेगा। कार्ब एनाइन बेटा सेम एक और एल्डिहाइड पे अगर रिएक्शन शो कर रहा है तो सेल्फ एल्डोल है, डिफरेंट पे कर रहा है तो क्रॉस एल्डोल है। जब वो ऐसा करेगा तो हमें इस तरीके से प्रोडक्ट देखने को मिलता है जिसको इनोल फॉर्म कहते हैं। अब जैसे कि नाम है एल्डोल, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का मतलब पानी रिमूव करना है। एल्डिहाइड ग्रुप के बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन और से OH निकालेंगे, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट आ जाएगा। कहने सारे रिएक्शन के अंदर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए। यहाँ पे आपने जैसे मान लीजिए इनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दोनों दो फॉर्मेल्डिहाइड लिए, कंसंट्रेटेड KOH की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन करवाई तो यहाँ से मिथेनॉल और पोटेशियम फॉर्मेट आपको देखने को मिलता है। तो बेटा दिस कंप्लीट्स योर केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके साथ साथ बेटा जैसे आप HNO3 और H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पे मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट मिलता है आपको। इसके अंदर एक ये चीज भी देखना होगा, यहाँ मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है। बेटा अगला आता है यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में सेम केमिकल प्रॉपर्टीज है व्हिच आर क्वाइट सिमिलर टू अल्कोहल वाला केस। जैसे कि एसिडिटी, एसिडिटी की बात करते हैं तो भाई सीधी सी बात है H पॉजिटिव दे देगा, H पॉजिटिव देगा तो ये एनाइन बनाएगा। एनाइन की स्टेबिलिटी -m और -i की डायरेक्टली होती है, +m और +i की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की डायरेक्टली होती है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के इनवर्सली होती है। मेटल के साथ रिएक्शन सेम बेटा, जैसे अल्कोहल H पॉजिटिव देता था यार ये भी H पॉजिटिव दे देगा, यहाँ से रकोना बन जाएगा, रकोना रकोना बन जाएगा। ठीक है, अगली आती है बेटा फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। जब तुमने दो कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, ऐसे वाटर रिमूव कर दो और इन दोनों को ज्वाइन कर दो तो इस तरीके से आपने क्या बना लिया, यहाँ पे एस्टर क्रिएट कर लिया। बेटा ये रिएक्शन P2O5 की प्रेजेंस में कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होती है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन तो हमने पढ़ी ली थी, अल्कोहल के अंदर एस्टर की क्रिएशन होती है ना। इसके बाद बेटा आता है PCl3 PCl5 और SOCl2 के साथ रिएक्शन, रिएक्शन सेम होगी बच्चा, बस वहां पर क्या होता था यार तुम्हारे पास वहां पे RCl बन जाता था, यहाँ ऐसा नहीं होगा यार, यहाँ पे सीधी सी बात है ये ग्रुप हट जाएगा और इसकी जगह Cl आ जाएगा, तो एसाइल क्लोराइड की यहाँ पर फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट रिएक्शन यहाँ पर आती है अमोनिया के साथ रिएक्शन। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड की अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हो तो इस तरीके से पहले आपको सॉल्ट मिलता है, फिर इसकी आप यहाँ से वाटर रिमूव करते हो, यहाँ से 2H और 1 ऑक्सीजन रिमूव कर दोगे तो अमाइड बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा रिडक्शन, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल के अंदर उसकी रिडक्शन हो जाती है। दूसरी बात डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, आपने यहाँ से CO2 रिमूव करना है, आपने क्या लिया रकोना, जो अभी तुमने रकोना बनाया था है ना। NaOH और CO के साथ रिएक्शन होती है जिसको सोडा लाइम कहते हैं, 3:1 के अंदर हम इसको लेते हैं यार, यहाँ से सीधी सी बात है Na2CO3 निकल जाता है और हाइड्रोकार्बन RH आपको देखने को मिलेगा। अगली रिएक्शन बेटा HVZ रिएक्शन होती है, हेलोजनेशन रिएक्शन होती है, अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। होता क्या है तुम्हारे पास, मान लो ये केस है, ठीक है, इस ग्रुप के रिगार्ड में ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन का एक हाइड्रोजन हटा करके एक हेलोजन लगाना है, दैट्स इट, इसको बोलते हैं HVZ रिएक्शन। इसके बाद बेटा रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दोनों में मेटा प्रोडक्ट है। अगर आप नाइट्रेशन करवा रहे हो, भले ही आप हेलोजनेशन करवा रहे हो, तो नाइट्रेशन के केस में NO2 जो है मेटा पोजीशन पर जाएगा और यहाँ हेलोजन भी मेटा पोजीशन पर जाएगा, तो मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब बेटा जी नाउ वी आर गोइंग टू डू द केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि चैप्टर नंबर 4 की केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसको हम बोलते हैं अमाइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करने जा रहे हैं। तो अमाइंस के केस के अंदर बेटा पहले बेसिसिटी आती है। देखिए अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हम एसिडिटी की बात कर रहे थे, जबकि यहाँ हम किसकी बात करने जा रहे हैं, बेसिसिटी की बात करने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं अमाइन जो है अगर HX के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ से सॉल्ट की फॉर्मेशन कर देगा, सॉल्ट की फर्दर रिएक्शन NaOH के साथ करोगे तो इस तरीके से आपको प्राइमरी अमाइन मिल जाता है। बेसिसिटी बेटा +m और +i की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एसिडिटी -m और -i की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। एल्काइलेशन के अंदर बेटा ये वही सेम चीजें हैं, एल्काइलेशन के अंदर आपने क्या करना है, RX की रिएक्शन, ये हमने पहले भी किया था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनाए थे प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस में, तो ये सेम वही रिएक्शन आ जाएगी। एसाइलेशन के अंदर क्या होता है, RNH2 जब एसाइल ग्रुप यानी कि एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो वहां से अमाइड की फॉर्मेशन होती है। अगली रिएक्शन बेटा आपके पास आती है जिसका नाम है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, जिसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। प्राइमरी अमाइन ये रिएक्शन शो करता है, सेकेंडरी टर्शियरी शो नहीं करता है। जब प्राइमरी अमाइन बेटा क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ से आइसोसाइनाइड बनता है जिसकी एक फाउल स्मेल होती है, ये कंफर्म करता है कि तुमने प्राइमरी अमाइन लिया था। क्लियर हो गया, चलिए अगली रिएक्शन बेटा हमारे पास आती है रिएक्शन विद एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट का नाम भी इसे दिया जाता है। कौन सा रिएजेंट है मामी, हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट है। ठीक है, तो ये भी एक डिस्टिंक्शन टेस्ट होता है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल के डिस्टिंक्शन के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बेटा अगर हमने एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड की रिएक्शन प्राइमरी अमाइन के साथ करवाई, यहाँ से HCl रिमूव कर दो, अगर तुम्हारे इस प्रोडक्ट में H आ रहा है मतलब ये सल्फोनामाइड सॉल्युबल अल्कली में, मतलब ये रिएक्शन हो गई। सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्शन करवाओ, HCl निकालो, तुम्हें यहाँ से जो प्रोडक्ट आ रहा है इसके पास हाइड्रोजन है नहीं है, मतलब ये इनसॉल्युबल है। टर्शियरी के साथ रिएक्शन करवा पाओगे मैम, हाइड्रोजन नहीं है, तो प्राइमरी अमाइन रिएक्शन करता है, प्रोडक्ट देता है जो अल्कली में सॉल्युबल होगा। सेकेंडरी अमाइन रिएक्शन देता है लेकिन जो प्रोडक्ट देता है वो इनसॉल्युबल होता है अल्कली में, और टर्शियरी रिएक्शन ही शो नहीं करता है। क्लियर हो गया है, चलो जी बेटा इसके बाद इसके अंदर आती है हमारे पास इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेटा सीधी सी बात है, देखो अगर ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो ऑर्थो और पैरा सभी जगह पे जाके जुड़ेगा, अगर ब्रोमीन विद CCl4 CS2 करवाओगे तो ऑर्थो एंड पैरा सेपरेट प्रोडक्ट मिलते हैं। बेटा सल्फोनेशन के केस में यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है, यहाँ पे ज्विटराइन देखने को मिलता है, H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, SO3H आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। ज्विटराइन में क्या होता है, ये H पॉजिटिव ना यहाँ चला जाता है तो NH3 पॉजिटिव और SO3 नेगेटिव बनता है, दिस इज ज्विटराइन। नाइट्रेशन का केस यहाँ पे बहुत डिफरेंट है, विच इज एन इंपॉर्टेंट कैटेगरी, जिसमें आपको ऑर्थो मेटा पैरा तीनों डायरेक्टिंग प्रोडक्ट आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। बेटा ऑर्थो वाला जो है 2% क्रिएट होता है, मेटा वाला जो है 47% होता है, पैरा वाला 51% क्रिएट आपका हो जाता है। तो इसके बाद बेटा हम यहाँ पे बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की क्या करने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टी करने वाले हैं।
बेटा अब हम देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज डायएजोनियम सॉल्ट की। डायएजोनियम सॉल्ट की केमिकल प्रॉपर्टी मैम बहुत हद तक तो आपने ऑलरेडी बता भी दी है, सैंड में और गेटर में, हाँ यार वही वाली रिएक्शन। तो बेटा यहाँ पर देखिएगा, अगर आप Cu2 Cl2 और HCl के साथ रिएक्शन कराते हो उसको सैंड में रिएक्शन कहते हैं। इस तरीके से क्लोरोबेंजीन मिल जाता है, Cu2 Br2 के साथ कराओगे ये भी सैंड में रिएक्शन आ जाती है। हाँ बट अगर Cu पाउडर HCl के साथ थी तो गेटर में है, Cu पाउडर HBr के साथ थी तो गेटर में है, Ki साथ करवाओगे तो आयोडोबेंजीन है, HBr4 साथ कराओगे तो फ्लोरोबेंजीन है, वार्म वाटर के साथ करवाओगे तो फिनोल है। ठीक है, अगर आप फिनोल के साथ करवाते हो कपलिंग रिएक्शन होती है बेटा, ठीक है, और ऑरेंज डाई मिलता है, जबकि एनिलिन के साथ अगर करवाते हो कपलिंग रिएक्शन होती है बेटा, आपको येलो डाई देखने को मिलता है। तो आई होप सो ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। चलो जी, चलो जी, अब हम करने वाले हैं हमारा कौन सा चैप्टर मैम, चैप्टर नंबर 5, लास्ट टॉपिक। तो नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डू द चैप्टर नंबर 5 यानी कि बायोमोलिक्यूल्स, जिसका मैंने आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन ग्लूकोज का ऑलरेडी बता दिया, राइट। बिफोर मूविंग ऑन टू दैट पार्ट बेटा मैं आपको पहले बता देती हूँ, बायोमोलिक्यूल्स को हमने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स, विटामिन्स एंड हार्मोन्स में डिवाइड किया है। अगर मैं बात करती हूँ कार्बोहाइड्रेट्स की, किसकी भाई, कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स आर दी ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या होता है मैम, पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली का मतलब होता है मेनी, हाइड्रोक्सी का मतलब होता है बहुत सारे OH ग्रुप का प्रेजेंट होना, एल्डिहाइड का मतलब है वहां पर RCHO ग्रुप होगा, कीटोन मतलब कि आपके किसी ना किसी कंपाउंड के अंदर या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा, अदरवाइज कीटोन वाला RCOR होगा, राइट। ठीक है, या फिर ये ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोलिसिस पे तुम्हें ऐसे प्रोडक्ट दे दें, या तो खुद ऐसे होंगे या फिर ऐसे प्रोडक्ट दे देंगे। ठीक है, चलिए बेटा इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो मोनो, ऑलिगो और पॉली में डिवाइडेड होता है। मोनोसेकेराइड मतलब जिसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते हो, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोस हो जाएगा। ऑलिगोसेकेराइड मतलब जिसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको 2 से 10 मोनोसेकेराइड यूनिट देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर आप बात करते हो सुक्रोज की, लैक्टोज की, माल्टोज की। ठीक है, सुक्रोज की देखोगे हाइड्रोलिसिस करोगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज देखने को मिलता है, जबकि अगर आप माल्टोज की बात करते हो तो आपको 2 ग्लूकोज यूनिट मिलते हैं। लैक्टोज की बात करते हो बच्चा तो 1 ग्लूकोज, 1 आपको क्या मिलता है, गैलेक्टोज देखने को मिलता है। ऐसे पॉलीसेकेराइड मतलब जो बहुत सारे मोनोसेकेराइड यूनिट आपको दे देता है हाइड्रोलिसिस होने पर, जैसे स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ये सब हो जाएगा। साथ ही साथ बेटा कार्बोहाइड्रेट्स को हम रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में भी क्लासिफाई करते हैं। रिड्यूसिंग शुगर्स वो होते हैं जो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट दे देते हैं, जबकि नॉन रिड्यूसिंग नहीं दे पाते हैं, राइट। कमिंग ऑन टू दी नेक्स्ट पार्ट बेटा, अगले पार्ट पर अब हम बढ़ते हैं, अगले पार्ट पर चलते हैं। यस, ओके, तो नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट। बेटा नेक्स्ट पार्ट आता है स्ट्रक्चर एंड द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर और उसकी रिएक्शंस की मैं बात करने जा रही हूं। तो सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा भाई, ग्लूकोज का हमारा जो जनरल फॉर्मूला है वो इस तरीके से है, C6H12O6 इस तरीके से। अब जो एविडेंसेस, ये सभी क्या है, ये सभी एविडेंसेस है बेटा, एनसीईआरटी के एविडेंसेस है बेटा। यहाँ स्टार लगा लेना, पेपर में एक सवाल आपको एक ना एक रिएक्शन मिलेगी ही मिलेगी बेटा। सबसे पहले तो आपको ये पता ही नहीं है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिखता कैसे है, तो आपने लेट्स कंसीडर ये स्ट्रक्चर आप एज पर दी फॉर्मूला लेकर के चल रहे हो। पहली कंफर्मेशन हमें ये चाहिए होगी भी जो हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है उसमें 6 कार्बन एटम है और 6 के 6 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन के अंदर प्रेजेंट है। तो बेटा आप इसकी रिएक्शन HI के साथ करवाते हो, प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग करवाते हो, लंबे समय तक हीटिंग करवाते हो, तो अगर आपको N-हेक्सेन मिल जाता है तो दिस कंफर्म्स भी 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है ग्लूकोज के अंदर और 6 के 6 बेटा स्ट्रेट चेन से कनेक्टेड है। दूसरी बात बेटा, आप इसकी रिएक्शन करवाते हो जी NH2OH के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर बेसिकली बेटा आपको ऑक्साइन की प्रोडक्शन देखने को मिलती है जो कंफर्म करती है भी आपके कंपाउंड के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद बेटा HCN के साथ भी रिएक्शन होती है, यहाँ से बनता है साइनोहाइड्रिन जो अगेन यही कंफर्मेशन देता है भी तुम्हारे ग्लूकोज के अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनाइल ग्रुप। अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं आई भी एल्डिहाइड ग्रुप है, पर हाँ अभी तक ये पता चल गया है कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। फिर बेटा आप इसकी रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करवाते हो तो यहां से आपको ग्लूकोनिक एसिड मिलता है जो कंफर्म करता है भी यार यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप। फिर बेटा आप इसके एसिडिक एसिड के साथ, एसिडिक एनहाइड्रेट के साथ रिएक्शन करवाते हो तो ये कंफर्मेशन देता है भी यार यहाँ पे तो 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। और जब आप ऑक्सीडेशन करवाते हो तो ये कंफर्मेशन मिलती है वो 5 के 5 ऑक्सीजन जो OH ग्रुप है वो प्राइमरी अल्कोहल है। तो ये आपके एविडेंसेस की रिएक्शन होगी। इसके बाद बेटा अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बहुत सिंपल सी बात है, हमेशा ध्यान रखना जब भी आप स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करो लेफ्ट वाले को टॉप पर प्लेस करना है, राइट वाले को बॉटम पर प्लेस करना है। स्टिल बोलना चाहूंगी किसी बच्चे को अगर बेटा इन डेप्थ में ये पढ़ना है, इन डेप्थ में बच्चा अगर पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी वाला चैनल पर ही विजेता सीरीज को फॉलो कर सकते हैं ब्लाइंडली। माइंड मैप भी अपलोड हो चुके हैं, आप उसको भी देख सकते हैं बेटा, सारी चीजें उसके अंदर डिटेल में कवर्ड है। दिस इज अ रिविजन काइंड ऑफ अ सीरीज जहां पर हम बेटा क्या करने वाले, बड़े क्रिस्प फॉर्मेट में सारी चीजें रिवाइज करने वाले हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फुल 1 शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं, राइट। ठीक है, तो बेटा पायरान रिंग से रिजेंबल होते हैं इसलिए ग्लूकोपायरेनोज और कैप के पास बीटा ग्लूकोपायरेनोज आ जाएगा। अल्फा और बीटा एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, एनोमर्स होते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। एनोमर्स का मतलब क्या होता है, C1 कार्बन के ऊपर ही अगर जगह बदल जाती है तो। ऐसे ही अगर फ्रक्टोज की बात करते हैं, फ्यूरान रिंग को रिजेंबल करते हैं, फ्रक्टोफ्यूरेनोज इसे कहा जाता है। अगली चीज बेटा डाइसेकेराइड्स क्या होते हैं, डाइसेकेराइड्स होते हैं जो हाइड्रोलिसिस होने पर 2 मोनोसेकेराइड यूनिट देते हैं। जैसे कि अगर मैं सुक्रोज की बात करती हूं तो ये आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है। अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज से C1 C2 कार्बन से जुड़ा है, माल्टोज में C1 C4 से जुड़ा है, लेकिन दोनों क्या होंगे, अल्फा डी ग्लूकोज होंगे। लैक्टोज में बेटा दोनों बीटा होंगे, एक बीटा डी गैलेक्टोज होगा, एक बीटा डी ग्लूकोज होगा। बीटा डी गैलेक्टोज और ग्लूकोज को आपको ध्यान रखना होगा, गैलेक्टोज का C1 कार्बन होता है और ग्लूकोज का C4 होता है। बेटा गैलेक्टोज ग्लूकोज का क्या है, एपीमर है।
एपीमर का मतलब कजन ब्रदर, मतलब कि फोर्थ कार्बन के ऊपर अगर आप OH की जगह ग्लूकोज में बदल दोगे गैलेक्टोज बन जाएगा। पॉलीसेकेराइड जो बहुत ज्यादा यूनिट देते हैं, जैसे इसके अंदर स्टार्च आ जाता है, स्टार्च जो होता है अल्फा ग्लूकोज से मिलकर के बना 2 यूनिट होते हैं, अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज के अंदर C1 C4 लिंकेज होती है, अमाइलोपेक्टिन में C1 C4 और C1 C6 लिंकेज होती है, ध्यान रखना बेटा। सेलुलोज जो होते हैं बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर के बनते हैं। ग्लाइकोजन जो होता है एनिमल स्टार्च के तौर पर माना जाता है इसको, और ये भी आपके ग्लूकोज यूनिट का ही क्या होता है, एक तरह से ग्लूकोज को जोड़ने से ही बनता है। दूसरी बात बेटा, अगर कभी आपकी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो ग्लाइकोजन ही ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है और आपको ग्लूकोज सप्लाई होता है। अगली बात बेटा इंपॉर्टेंस आती है, तो भाई कार्बोहाइड्रेट जो है मेजर पोर्शन फूड का कंस्टिट्यूट करते हैं। सेलुलोज जो है सेल वॉल बनाता है बैक्टीरियन प्लांट्स का, रॉ मटेरियल जैसे कि टेक्सटाइल पेपर और ये सब भी यहाँ से हमें देखने को मिलते हैं। अगली बात बेटा, अगर हम बात करते हैं प्रोटीन्स की, तो हम बात कर रहे हैं अमीनो एसिड्स की, है ना। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, वो होते हैं जिसमें NH2 और COH ग्रुप आपको देखने को मिलता है। बेसिकली इसका स्ट्रक्चर बच्चा, बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, राइट। तो बेटा न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक में क्लासिफाई होता है। अगर तो आपके NH2 ग्रुप ज्यादा हो जाते हैं COH ग्रुप से तो बेसिक हो जाएगा, COH ग्रुप ज्यादा हो जाएंगे NH2 से एसिडिक हो जाएगा, दोनों सेम अमाउंट में प्रेजेंट है तो न्यूट्रल कहलाएगा। उसके बाद बेटा दो तरह के होते हैं, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। एसेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, तो हमें बाहर से डाइटरी फॉर्मेट में लेना पड़ता है। नॉन एसेंशियल हमारे वो होते हैं बेटा जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है, हमें डाइट की फॉर्मेट में लेने की जरूरत नहीं होती। प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन करते हैं तो फाइब्रस और ग्लोबुलर में क्लासिफाई होते हैं। फाइब्रस मतलब फाइबर लाइक थिन, फाइबर लाइक होते हैं, मतलब एक पॉलीपेप्टाइड दूसरी पॉलीपेप्टाइड की पैरेलल रन कर रही होती है। ग्लोबुलर में क्या होता है, स्फेरिकल शेप होता है। बेटा यहाँ पे आपको पेप्टाइड लिंकेज देखने को मिलता है जब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से लिंक्ड होता है। दूसरी बात बेटा, आप सभी बच्चे जानते हैं प्रोटीन्स में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो क्या होता है, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से ऐसे पॉलीपेप्टाइड लिंकेज से अटैच्ड है। सेकेंडरी के केस में क्या होता है बेटा, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, बीटा प्लीटेड शीट्स होती है और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। टर्शियरी में बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, डाइसल्फाइड लिंकेज होती है। क्वाटरनरी में बेटा एक गुच्छा सा होता है, सब जुड़ जाते हैं, है ना। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब क्या होता है, हर प्रोटीन की अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है बेटा, अगर वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगा तो हमारी बॉडी में डिसफंक्शनिंग हो जाएगी। तो क्या होता है, ड्यू टू सम रीजन अगर तुमने टेम्परेचर या pH बढ़ा दिया तो बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने लग जाते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस में प्रेजेंट होते हैं मैम, सेकेंडरी और टर्शियरी में। तो सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर वैसे का वैसे रहता है। तो दिस वाज अबाउट द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। किसके बारे में था भाई, ये डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में था बेटा। इसके बाद न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं, तो डीएनए और आरएनए के दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं बेसिकली। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए के अंदर आप सभी बच्चे जानते हैं डीएनए के अंदर कौन से हमारे पास बेसिस होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। जबकि आरएनए में क्या होता है, यूरासिल होता है, राइट, ठीक है। इसके बाद बेटा जी यहाँ पर आप देखते हो तो आपको पता होना चाहिए, जब शुगर और बेस जुड़ता है तो न्यूक्लियोसाइड बनाता है, जब शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट जुड़ता है तो भाई क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनाता है। कहां जुड़ता है, ये 5th डैश पे जुड़ता है, इस चीज का भी आपको पता होना चाहिए। फिर बेटा विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फैट सॉल्युबल, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल। कीड़ा से याद कर सकते हो, कीड़ा होता है विटामिन फैट सॉल्युबल जो होते हैं, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये होते हैं फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल हमारे बी और सी विटामिन आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हार्मोन्स की बात करते हैं, ठीक है। ये प्रोड्यूस होते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स के अंदर, डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे स्टेरॉइड हार्मोन्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, अमाइंस हो गए, ये सारे हमारे क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। एंजाइम्स की बात करते हैं तो एंजाइम्स को बेटा बायो कैटलिस्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है, कोई एक रिएक्शन करवानी है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। सीधी सी बात है भाई, है ना। और ये एक्टिवेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड रिड्यूस कर देता है इन ऑर्डर टू एक्सेल इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन को जल्दी करवाने में। अच्छा, एक चीज और मैं आप सभी बच्चों से डिस्कस करना चाहती हूँ। अभी हमने ना एक शायद स्ट्रक्चर देखा था, हाँ जी बेटा, अभी हमने ना ये स्ट्रक्चर देखा था, तो सभी पहले ध्यान से देखना, ये ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है। बेंजोक्यूनिनोन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। दिस इज अ डाइकीटोन, ये डाइकीटोन होता है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, तो इसको सही करके आप लिख लीजिएगा। दूसरी बात बच्चे, अब मैं आपको क्लियर कर देती हूँ भी हमने आज करा क्या है, और अब आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप कहाँ जा सकते हो, किस तरीके से पढ़ सकते हो, है ना। इफ यू वांट टू गो इन डिटेल बेटा, तो डिटेल के लिए एनसीईआरटी वाला चैनल पर, YT चैनल पर विजेता सीरीज आपको देखने को मिलेगी। वहां पर बेटा डिटेल में आपको ये चैप्टर्स पढ़ा दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आपने विजेता सीरीज कंप्लीट कर लिए हैं तो एनसीईआरटी वाला चैनल पर ही बेटा माइंड मैप आपको देखने को मिलेगा, माइंड मैप कर लीजिए। दूसरी बात, कई बच्चे कहेंगे मैम कन्वर्जन क्वेश्चंस करवा दो, तो बेटा कन्वर्जन क्वेश्चंस की भी मैंने अभी रिसेंटली सीरीज करवाई है, कन्वर्जन क्वेश्चंस भी आप वहां से कर सकते हैं। पहले आप विजेता सीरीज से सारे चैप्टर्स कंप्लीट करना, फिर माइंड मैप कंप्लीट कर लेना, 1-1 घंटे का माइंड मैप होगा। उसके बाद बेटा कन्वर्जन क्वेश्चन सारे कर लेना। एक लास्ट 5 ईयर
कन्वर्जन क्वेश्चन भी मैंने वहां पर डाला है। अब कई बच्चे कहेंगे डिस्टिंक्शन टेस्ट, तो बेटा इस वीडियो के बाद, ये वीडियो जो आपकी है, ठीक है, ये वन शॉट वीडियो के बाद आपकी एक वीडियो आएगी डिस्टिंक्शन टेस्ट पर, तो आप उस डिस्टिंक्शन टेस्ट वाली वीडियो को कर लीजिएगा। डिस्टिंक्शन टेस्ट वाली वीडियो के अंदर सवाल होंगे बहुत सारे साथ साथ, तो इस तरीके से हम वहां पर उन चीजों को भी कवर करेंगे, राइट।